हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के। सर सैयद अहमद खान के बारे में बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर DLX1 प्रोटीन क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी, इसके बारे में तो रेगुलर स्टूडेंट्स को पता ही होना चाहिए, तो उसको पहले भी हम लोग कवर कर चुके हैं। एंटीसिपेटरी बिल, तो ये क्या होती है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होगी। अग्रिम अग्रिम जमानत क्या होती है, बेसिक सी चीज़ है, पता होनी चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी पता करते हैं। फिर ढोले, या ये बेसिकली ढोले करके इस टाइप से इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, राइट। और इसके अलावा एक्सरसाइज कैम्ब्रेन पेट्रोल, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कुनमिंग डिक्लेरेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी कन्वर्जेशन, तो डायरेक्ट तो यहीं से ही क्वेश्चन बन जाता है कि कुनमिंग डिक्लेरेशन किससे एसोसिएटेड है, तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने से एसोसिएटेड ये हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। जैव विविधता के संरक्षण पर ये कुनमिंग घोषणा हमें देखने को मिलती है। बेसिक सी चीज आपको ध्यान में रखनी है। इंटरनेशनल ई वेस्ट क्या होता है, तो इस पर हम लोग एक अच्छा आर्टिकल है, इस पर हम लोग बात करेंगे ई वेस्ट के ऊपर, जो कि आज की डेट की सबसे बढ़ती हुई समस्या हम लोग को देखने को मिल रही है। वर्ल्ड फूड डे से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हम लोग जानेंगे। और तमिलनाडु अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम, तमिलनाडु पर अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम तमिलनाडु की हमें देखने को मिल रही है, तो इस टॉपिक की हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये सब गाइस आज के टॉपिक हैं जो हम लोग एक एक करके बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं पेपर 1 के पहले टॉपिक से, सर सैयद अहमद खान। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी प्रीलिम्स के लिए भी। तो इनकी 204th बर्थ एनिवर्सरी अभी रिसेंटली ऑब्जर्व की गई है, तो ये वाली चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इनका जन्म 17 अक्टूबर 1817 को हुआ था, ठीक है। और सर सैयद अहमद खान जी कौन थे, तो सर सैयद अहमद खान एक शिक्षक, टीचर, राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियन, सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक, राइट, और भी काफी सारी रोल इन्होंने प्ले किए थे, राइट। और ये हम लोग को फाउंडर देखने को मिलते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, पॉइंट टू बी नोटेड, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के ये संस्थापक भी थे, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए गाइस, इनके पीछे कंट्रोवर्सीज हम लोग को देखने को मिलती है। पता है क्या होता है, मेंस में आपको इस प्रकार की चीजें अक्सर पूछ ली जाती हैं कि कंट्रोवर्सी से रिलेटेड इस प्रकार के क्वेश्चन घुमा फिरा के, मतलब डायरेक्ट कंट्रोवर्सी नहीं लिखेंगे ये लोग, तो कुछ चीज लिखेंगे, मतलब सर सैयद अहमद खान, जैसे टू नेशन थ्योरी के बारे में लिख देंगे कि टू नेशन थ्योरी से जुड़ी कंट्रोवर्सी क्या है, तो आपको सर सैयद अहमद खान के बारे में भी मेंशन करना है। माना जाता है कि सर सैयद अहमद खान जो है ये फादर है टू नेशन थ्योरी के, ये जनक हम लोग को दो राष्ट्र सिद्धांत के देखने को मिलते हैं। टू नेशन थ्योरी इनके द्वारा दी गई थी और इसी के लिए इनको क्रिटिसाइज किया जाता है, राइट, इसी टू नेशन थ्योरी के लिए, क्योंकि माना जाता है कि इस टू नेशन थ्योरी ने किसको, इंडिया और पाकिस्तान को सेपरेट किया। पॉइंट टू बी नोटेड कि टू नेशन थ्योरी जो है वो किससे एसोसिएटेड है, इंडिया पाकिस्तान सेपरेशन से रिलेटेड। पॉइंट नंबर 2, ये हिंदू और मुस्लिम डिवाइड से एसोसिएटेड भी है। ये भी जो है वो कुछ इतिहासकार जो है वो इसको गलत तरीके से जो है वो मानते हैं कि ये जो हिंदू मुस्लिम का जो विभाजन हुआ है, हिंदू मुस्लिम जो डिवाइड हुई है इंडिया के अंदर, ये बाय प्रोडक्ट है टू नेशन थ्योरी का, यानी कि इसका रिजल्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये चीज है इनकी, इसी चीज पर जो है वो कंट्रोवर्सी हम लोग को देखने को मिलती है। अच्छा, उनके काल में क्या ये दो राष्ट्र सिद्धांत था, टू नेशन थ्योरी एग्जिस्ट करती थी क्या? तो अभी मैंने आपको क्या बताया, बताओ जरा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख करके इनका जन्म जो है वो कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, राइट। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो कब हुई थी, 1898 में। 1898 में इनकी जो है वो मृत्यु हुई थी। ये इसको 98 कर रहे हैं ना बॉस, 1898 कर लेना, हिंदी में जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, प्लीज इसको 1898 जो है वो कर लीजिएगा। 1898 तक जब सर सैयद ने अंतिम सांस ली, तब तक एक भारतीय राष्ट्र जैसा कुछ नहीं था, इंडियन नेशन जैसी ऐसी कोई भी बात जो है वो नहीं थी 1898 तक, राइट। अरे 1915 ये ईयर किस लिए जानी जाती है, बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर, किसको पता है? अरे बहुत फेमस डेट है, ईयर है, बहुत फेमस ईयर, पता होगा आपको, राइट। महात्मा गांधी जी कौन से ईयर में लौटे थे इंडिया में, कहां से लौटे थे, इसका आंसर भी लिखकर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स पर। तो उसी के बाद हम लोग को देखने को मिला ना कि उन्होंने जो है वो लड़ाई जो है वो शुरू कर, तो उस समय इंडियन नेशन जैसा ऐसा कुछ नहीं था जिस समय इनकी मृत्यु हुई थी। और आपको बता दें गाइस कि ये जो नेशनलिज्म की जो थ्योरी हम लोग को देखने को मिलती है, ये माना जाता है कि ये 20वीं सेंचुरी का फिनोमेना है, 20th सेंचुरी का फिनोमेना हम लोग को देखने को मिलता है। और इवन यूरोप के अंदर भी ये शुरू हुई थी 20th सेंचुरी में, और फिर वहां से इंडिया के अंदर ये इंपोर्ट हुई। और प्रख्यात इतिहासकार अनिल सील, इन्होंने ठीक ही कहा है कि सर सैयद के समय में दो राष्ट्र नहीं थे, एक भी राष्ट्र नहीं था, कोई राष्ट्र नहीं था, नेशनलिज्म की थ्योरी थी नहीं। जब आप मेंस का आंसर लिखें तो इन सब के नाम भी आपको थोड़ा सा, यानी कि
आप इस प्रकार के मेंस के आंसर पे बताऊं क्या करना चाहिए आपको हमेशा। अब लिखते चलो, आज ही से आपकी मेंस की प्रिपरेशन शुरू होती है गाइस, यानी कि अभी जो पीरियड जो चल रहा है आपका, राइट, प्रीलिम से पहले का, तो ये मेंस की तैयारी भी इसी समय होती है। लोग बोलते हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी अलग अलग होती है, बिल्कुल नहीं। जो भी ऐसी अलग अलग तैयारी कर रहा है उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। यूपीएससी का प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर पिछले 3-4 साल के उठा के देखो, यूपीएससी कह रही है आपसे क्वेश्चन पेपर दिखा दिखा के, व्हेन यू आर मेंस रेडी देन ओनली कम, राइट, मेंस के लिए रेडी हो जाओ, उसके बाद ही प्रीलिम्स दिलाना। तो लिख लो ये वाली चीज अपने नोट्स में कि आपको ये वाली लाइन जो है वो लिखनी है। अगर सर सैयद अहमद से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, नेशनलिज्म से रिलेटेड, नेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाए, तो आप ये डालिएगा इस प्रकार की चीज कि ये वाली हिस्ट्री, ये फैक्ट डालिएगा कि नेशनलिज्म की शुरुआत जो होती है, आइडिया जो होती है, वो 20वीं सेंचुरी से होती है और यूरोप में शुरू होती है, उसके बाद फिर इंडिया के अंदर आई है ना। तो ये पॉइंट्स आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। इसके अलावा सर ऑक्टेवियन ह्यूम द फाउंडर ऑफ कांग्रेस, तो क्वेश्चन यहां से ही बनेगा कि कांग्रेस के फाउंडर जो है वो कौन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो ऑक्टेवियन ह्यूम, तो ही टॉक्ड ऑफ अ कांग्रेस ऑफ कम्युनिटीज, समुदाय की एक मंडली की बात की, ना कि एक राष्ट्र की। तो इन्होंने भी, जब कांग्रेस के जो फाउंडर हैं, कांग्रेस की जब शुरुआत होती है, तो इन्होंने भी किसी नेशन की बात नहीं करी थी, एक मंडली की बात करी थी, समुदायों की, कम्युनिटी की, कांग्रेस की बात करी थी, मंडली की बात करी थी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको भी ध्यान में रखना है। और सर सैयद अहमद खान जी के कॉन्सेप्ट की बात करें नेशन को लेकर, तो सर सैयद अहमद खान जी के कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन जो है वो क्या है, इनएक्सट्रिकेबली वुवन विद सेक्युलर आइडियाज। तो सर सैयद की राष्ट्र की अवधारणा धर्मनिरपेक्ष आदेशों के साथ अटूट रूप से बुनी गई थी। देखो, अगर आप सर सैयद अहमद खान जी के बारे में पढ़ेंगे, अभी 2-1 दिन पहले द हिंदू में इनके बारे में बहुत बढ़िया सा आर्टिकल आया, राइट। तो उनके बारे में बहुत अच्छी चीज है वो लिखी हुई है सर सैयद अहमद खान जी के बारे में, राइट। तो उसमें बिल्कुल क्लियरली बताया हुआ कि इनका उद्देश्य यही था कि ब्रदरहुड, इंडिया के अंदर सभी लोग साथ में मिलकर रहें। इवन पता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अगर हम लोग बात करें, एएमयू की बात करें, तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, करंट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने तक ये कहा है कि एएमयू जो है वो पूरे इंडिया को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसके अंदर आप देखिएगा संस्कृत, मेरे ख्याल से संस्कृत लैंग्वेज का भी इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है, संस्कृत की पढ़ाई भी जो है वो करवाई जाती है। हर हर जगह के लोग आपको इस यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेंगे, राइट। तो वो चीज अभी 2-3 दिन पहले ही आया है, द हिंदू का आर्टिकल, शायद आपने गौर फरमाया होगा उस चीज के बारे में, राइट। तो ये चीज थी। इसके अलावा बाकी मैं आपको हमेशा कहता ही हूँ कि आपको द हिंदू न्यूज़पेपर वगैरह या कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ रेगुलरली वाला लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ ना आप लोग के लिए, आप लोग के लिए मैं पढ़ता हूँ, मैं चीजों को कवर करता हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। और वैसे तो पूरी चीज आपके सामने रहती है, बट अलग अलग जगह से, अलग अलग मैगजीन से, अलग अलग न्यूज़पेपर से जो भी काम की चीज होती है आपको लाकर देता हूँ। तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, और मेहनत करनी तो लेक्चर मत देखो, राइट, क्योंकि लेक्चर जो है वो आपकी मेहनत को ईजी करता है, राइट। कोचिंग क्या करती है, कोचिंग का काम क्या होता है, आपकी जो मेहनत होती है, आपका जो स्ट्रगल होता है उसको आसान कर देती है, बस, और कुछ नहीं। हम लोग का काम सिर्फ यही है, मतलब जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, राइट, जो भी गाइड आपको करते हैं, जैसे मैं तो अपने आप को आपका मेंटर बोलता हूँ कि मैं आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड कराता हूँ, राइट, कि आपको इस डायरेक्शन पे जो है वो चलना है, राइट। तो आप अगर मुझे फॉलो करते हैं तो एज अ टीचर की तरह मत फॉलो किया करो, एक गाइड की तरह फॉलो किया करो कि यार ये जो व्यक्ति है, राइट, झा सर जो आप मुझे बोलते हैं, कमलाक्ष को लेकर एक बात हुई थी इस चीज को लेकर कि मैं अपना नाम, जैसे मेरा नाम कमलाक्ष झा है, राइट, बट क्या होता है कि स्टूडेंट कई बार इसको कमलेश ममलेश बोल देते हैं, राइट, कि कमलेश, कई बार सर्च भी कर लेते हैं कमलेश, लिख भी देते हैं कमलेश। तो मैं सोचता हूँ कि अरे यार इसमें गड़बड़ हो जाएगी। मुझे एक स्टूडेंट ने सजेस्ट किया था कि सर ये मत करो यार, आप अपना पूरा नाम जो कमलाक्ष जो लिखते हो, जैसे इससे पहले इस चैनल का नाम करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा था, आपको पता होगा। तो सर हमें बड़ी डिफिकल्टी हो रही थी, हमें मिल ही नहीं रहा था, हमने कितनी कोशिश कर ली हमने, तो बहुत बाद में स्टूडेंट ने ढूंढा था, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि सर आप तो झा सर लिखो, हमें आपको झा सर बोलना अच्छा लगता है, राइट। तो ठीक है, फिर झा सर अकेडमी इस प्रकार से बन गया अपना। और हमारी जो टीम है, हमारे जो कोर मेंबर्स हैं टीम के, तो उन्होंने अपना ये लोगो बनाया, बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं यार, आप ही लोग बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, मेरे स्टूडेंट्स ही इतने कंट्रीब्यूट करते हैं मेरी ग्रोथ के लिए कि मैं क्या बताऊं यार, बहुत अच्छा लगता है मुझे यार, थैंक यू सो मच। जितना आपको शुक्रिया करूं उतना कम है मेरे लिए, राइट। और बाकी बस फॉलो करो चीज़ों को, और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर आपको पूरी चीज़ बता रहा हूँ। अगर आप यूपीएससी 2022 के बैच में, तो और अच्छी आपकी तैयारी चल रही है, आपको पता ही है ऑलरेडी, राइट। बट करते रहो यार, मैं चाहता हूँ सिलेक्शन हो। पता है लाइफ में पावर का होना गाइस बहुत ज़रूरी है। मैं कल गया था थाने एक इशू के चलते, दिक्कत हो गई थी यार, एक मतलब क्या बताऊँ यार, बट जिसके हाथ में पावर होती है ना, तो उसका बोलबाला रहता है।
राइट। आप आपके साथ जो भी बुरा हुआ हो, कुछ हुआ हो, कुछ नहीं सुना जाता जब तक आप सोर्सेस को वो नहीं करते हो। राइट। सोर्सेस के थ्रू जो है वो पूरा खेल होता है आजकल। राइट। देखा हुआ है मैंने, तो कई बार देखा हुआ है, पहली बार नहीं है ये। बट तो वही है, आप लोग को ये सब चीजें फेस ना करनी पड़े इसलिए तैयारी करो। आपके परिवार को ये सब चीजें फेस ना करनी पड़े इसलिए करो तैयारी। आपका जो मेंटर है जहां सर, उसको आगे चल के ये सब चीजें फेस करने की जरूरत ना पड़े तो करो तैयारी। लक्कर करो यार, आग जल जानी चाहिए अंदर कि ऐसी की तैसी। मुझे नहीं देखना अपने माँ बाप को खड़ा हुआ किसी भी परेशानी में। मैं नहीं चाहता कि मेरे माँ बाप को कुछ हो तो मुझे डॉक्टर के पास पहुंचने के लिए एक बड़ी लाइन जो है वो गुजरना पड़े, डॉक्टर मेरे घर तक आए। मैं ये चाहता हूं, और कोई दिक्कत नहीं है। वो सब मत सोचो कि सर यार ऐसे ऐसे तो ऑफिसर जो है वो इतना अपने काम करा लेते हैं, आम जनता का क्या होगा, वो सब आपको नहीं सोचना है। यू आर अ ब्यूरोक्रेट। आप ब्यूरोक्रेसी की तैयारी क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप नेशन के लिए भी कर सको, और ऑब्वियस सी बात है यार, अपनी फैमिली को एक सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करा सको कि साला किसी की औकात ना रहे हाथ उठाने की या उंगली दिखाने की, आंख दिखाने तक की किसी को औकात ना रहे। राइट। वही चीज है। तो मन लगा के तैयारी करो यार। ये टाइम जो निकल गया ना वापस पलट के नहीं आना। करो तैयारी। चलो आगे की बात करते हैं। तो सर सैयद के जो कॉन्सेप्ट हम लोग को नेशन के देखने को मिलते हैं, राइट, तो वही चीज मैंने आपको बताई कि इनके जो सेक्युलर आइडियल्स के ऊपर बेस्ड है, सेक्युलर आइडियल्स के ऊपर। सर सैयद बिलीव्ड इन मल्टी कल्चरलिज्म, और वाकई में इनके कॉन्सेप्ट्स के थ्रू ये चीज रिफ्लेक्ट भी होती है। अंडर विच ऑल कल्चरल कम्युनिटीज मस्ट बी एंटाइटल्ड टू इक्वल स्टेटस अंडर द स्टेट। सभी को एक इक्वल स्टेटस जो है वो स्टेट के अंदर है। स्टेट का मतलब यहाँ पर किसी राज्य से नहीं है। राइट। ये उस स्टेट की बात कर रहा है जो कि आर्टिकल 12 के अंदर आपको फंडामेंटल राइट्स के देखने को मिलते हैं। आपने पढ़ा है ना फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 के अंदर ही है ना? मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर देना बॉस। तो आर्टिकल 12 के अंदर लिखा हुआ है कि स्टेट जो है वो क्या क्या होगी। जो हमारी इंडिया की जो पूरी टेरिटरी हम लोग को देखने को मिलती है उसके अंदर जो भी चीज सरकारी अथॉरिटीज वगैरह जो आती है वो स्टेट कहलाती है। राइट। वो नहीं है राज्य, वो राज्य वाले स्टेट की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। तो इट बिलीव मतलब ही बिलीव्ड इन मल्टी कल्चरलिज्म, बहु संस्कृतिवाद में विश्वास करते थे ये, जिसके तहत सभी सांस्कृतिक समुदायों को राज्य के तहत समान दर्जा प्राप्त होना चाहिए। राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। रैशनल बिहाइंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे का तर्क। इस संस्था की स्थापना के पीछे का मुख्य कारण मुसलमानों की दयनीय निर्भरता थी। क्या थी? डिपेंडेंस, रिच डिपेंडेंस ऑफ द मुस्लिम। इसका क्या मतलब हुआ? उनकी धार्मिक कट्टरता ने उन्हें सरकारी स्कूलों और कॉलेजों द्वारा प्रदान की जाने वाली शैक्षिक सुविधा का लाभ नहीं उठाने दिया। आपको पता है कि मुस्लिम फैमिली के अंदर इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर गर्ल, राइट, स्कूल जाना उनके लिए अभी तो फिर भी ठीक है, बहुत अच्छी हो गई चीज। और आप मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा कितने कट्टर रिचुअल्स रहते हैं, कितने कट्टर यार। आप खुद सोचो। आई एम सॉरी यार, वो याद नहीं आ रहा। बहुत बहुत बेहतरीन चीज है, एक वर्ड होता मतलब वो एक समय जो चलता है ना कि जिसमें आप पानी की घुट तक नहीं ले सकते यार। पानी की घुट छोड़ो, आपका जो सलाइवा जो होता है ना, थूक जो होती है, उसको नहीं इनटेक कर सकते हो। इतनी कट्टर उनकी चीजें होती हैं, इतनी कट्टर। दिन में 5 समय की नमाज, राइट, बहुत सारी चीज होती है यार। और सेम सिख धर्म में भी हमें देखने को मिलता है, इतनी कट्टर चीजें होती हैं कि क्या बताएं। तो वही चीज है। तो अब इनके यहाँ जो कट्टर चीजें थी, धार्मिक कट्टरता तो थी, तो उसने यहाँ के बच्चों को स्कूलों में प्रवेश करने से रोक दिया था। तो ये इसी का विरोध कर रहे हैं, विरोध नहीं कहेंगे, मतलब ये समझाना चाह रहे थे मुस्लिमों को कि यार अपने आप को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो साइंस की फील्ड में आगे बढ़ना पड़ेगा। राइट। तो इस अप्रोच से ये अलीगढ़ मुस्लिम की स्थापना होती है। इसलिए उनकी शिक्षा के लिए कुछ विशेष व्यवस्था करना आवश्यक समझा गया। तो ये मुस्लिम्स को ये चाह रहे थे कि अपग्रेड हो, राइट, कि वो उस कट्टरता में जो है वो ना रहे। मुस्लिम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे थे भाई, क्या बताएं आपको। चलो एनीवेज, तो ये था पूरा वाला टॉपिक। होपफुली आपको बहुत अच्छे से पूरी चीज समझ में आ गई हुई है। बहुत अच्छे से समझो, धीरे धीरे आराम आराम से पूरी चीज दिमाग में बैठनी चाहिए। तो चलो अब अपन बात करेंगे पेपर 2 के टॉपिक्स की। कुछ लोग को मैंने देखा आदत ऐसी होती है एकदम तेज धड़ 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 पढ़ने की। वो मत करो, जितनी तेज पढ़ोगे उतनी तेज, जितनी तेज आएगा उतनी तेज निकल जाएगा। समझ रहे हो बात? तो वो काम नहीं करना है आपको। आपको इसको डाइजेस्ट करना है, अपने ब्रेन में प्रॉपर तरीके से बिठाना है, जिससे कि लॉन्ग टर्म तक। आपने मूवी देखी 2x की स्पीड में? कौन देखता है भैया मूवी 2x की स्पीड में? बताना जरा, हाथ खड़े करो। कोई नहीं देखता। क्यों?
गाना सुनते हो 2x की स्पीड में? नहीं सुनते ना, क्यों? क्योंकि उससे तो आपको एंटरटेनमेंट हो रहा है, उससे तो आपको जो है वो अच्छा लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, गाना क्यों सुनेंगे हम, तो गाने से तो हमें अच्छा लग रहा है, मूवी क्यों देखेंगे 2x की स्पीड? नहीं, उसमें एंटरटेन। बट लेक्चर भैया 2x की स्पीड में देखेंगे, काम की चीज जो कि आपका करियर बनाएगी उसको 2x की स्पीड में देखेंगे, क्योंकि उसको आप फील नहीं करते हो, और जो फील नहीं करेगा उसके लिए डिफिकल्ट है। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो ऑफलाइन, ऑनलाइन छोड़ो, ऑफलाइन, तो क्या टीचर से आप ये बोलते हो सर फटाफट बोलो? नहीं ना, वो तो अपनी उस तरीके से आपको समझाते हैं आराम आराम से, धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि आप चीजों को फील करके अंदर लो। तो जो भी लोग 2x की स्पीड में ये जो, ठीक है यार समय नहीं है, मान लिया समय नहीं है तो कर सकते हो एक्सेप्शन कुछ कभी कभी, बट एकदम से लगे मत रहो यार। नहीं तो फिर ऐसा करते हो तो मूवी भी देखो जरा 2x स्पीड में, समझ में आ जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, कुछ बहुत सारी चीज समझ में नहीं आएगी। आज की डेट में आपके दिमाग में मूवी क्यों रहती है, क्यों मूवी आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहती है? क्यों? क्योंकि आप 2x की स्पीड में उसको नहीं देखते हो, क्योंकि वो आपके हर एक चीज आपके दिमाग में बैठ रही होती है। तो वही सेम चीज पढ़ाई पे भी करो ना यार। ठीक है, चलो गाइस अब डिस्कस करेंगे DLX1 प्रोटीन के बारे में, राइट? तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये है क्या, कौन सा प्रोटीन है ये। तो ये प्रोस्टेट कैंसर जो हमें देखने को मिलता है, प्रोस्टेट कैंसर, इसके विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये पर्टिकुलर जीन DLX1 प्रोटीन। तो पहला पॉइंट, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इसको आपको ध्यान में रखना है, राइट? कि DLX1 प्रोटीन किससे एसोसिएटेड है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो प्रोस्टेट कैंसर आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर कि प्रोस्टेट कैंसर जो है वो कहां पर होता है? तो इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ जॉस, स्केलेटन एंड इंटर न्यूरॉन्स इन द ब्रेन। तो ब्रेन के अंदर इंटर न्यूरॉन, जॉस जो हमारा जबड़ा जो होता है, राइट, और कंकाल स्केलेटन, इनके डेवलपमेंट के लिए जीन इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इस जीन का, राइट, प्रोस्टेट कैंसर की ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट में, राइट? तो ये वाला पॉइंट आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है, सिंपल सा। तो देखो प्रोस्टेट कैंसर के बारे में मैं आपको इसके बारे में एक आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी इस प्रकार की चीज जो है वो पूछ ली जाती है। देखो यहाँ पर होता है ये कि जहाँ जहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, कि ये जो मेल्स की अगर हम लोग बात करें तो जहाँ पर, राइट, जहाँ पर ये स्पर्म जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, तो जिस जगह पर इसका ये प्रोडक्शन होता है, राइट, तो उस जगह पर ये हम लोग को प्रोस्टेट कैंसर देखने को मिलता है। देखो आप प्रोस्टेट ग्लैंड भी एक हम लोग को देखने को मिलता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, इससे रिलेटेड अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये मेल में इस जगह पर हमें देखने को मिलता है, और फीमेल पर आप देख लीजिए, ये हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है, ये ट्यूमर प्रोस्टेट, राइट। प्रोस्टेट कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर, एक कॉमन टाइप है कैंसर का। मैनी प्रोस्टेट कैंसर्स grow slowly and are confined to the prostate gland, where they may not cause serious harm. However, while some types of prostate cancer grow slowly and may need minimal or even no treatment, right? तो ये चीज भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट? तो ये चीज जैसे मेरे ख्याल से शायद फीमेल में जैसे ओवरी कैंसर जो होता होगा, मेरे ख्याल से वो इसी यही होता होगा, प्रोस्टेट कैंसर ही ये हमें देखने को मिलता होगा, राइट? तो ये चीज़ है जिसके बारे में एक आपको बेसिक सा आइडिया होना चाहिए। अब गाइस डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट? बहुत ध्यान से जो है उस टॉपिक को समझिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति, इनकी अभी मीटिंग हुई है, बैठक हुई है, राइट? और इस मीटिंग को अटेंड किया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो 190 मेंबर कंट्रीज जो हमें देखने को मिलती हैं, तो वहाँ के गवर्नर्स या फिर ऑल्टरनेट गवर्नर्स के द्वारा। तो ये यहाँ पर इस मीटिंग में देखने को मिले। अभी हम लोग इसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। एक मिनट, हाँ। तो ये मीटिंग जो हुई थी उसमें डिस्कशन जो था वो किस चीज़ पर था? तो मैनेजिंग डायरेक्टर्स की जो ग्लोबल पॉलिसी एजेंडा है, वैक्सीनेट, कैलिब्रेट, एक्सेलरेट, टीकाकरण, जांचना और तेज करना। वैसे तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये थीम हम लोग को देखने को मिल रही है, वैक्सीनेट, कैलिब्रेट और एक्सेलरेट। मतलब आप वैक्सीनेशन करो, मॉनिटरिंग करो और फिर उसको तेज करो, राइट, बढ़ाओ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन जो है वो लगनी चाहिए। एंड मेंबर जो हम लोग को इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमिटीज के देखने को मिलते हैं, दे एलैबोरेटेड द एक्शंस एंड मेजर्स टेकन बाय मेंबर कंट्रीज टू कॉम्बैट कोविड-19 एंड फैसिलिटेट इकोनॉमिक रिकवरी। तो इस मीटिंग के दौरान इन्होंने बताया, एलाबोरेशन दिया कि क्या क्या इन मेंबर कंट्रीज ने एक्शन लिए हैं कोविड-19 की जो प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने को मिली है, चाहे वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो, राइट, इकोनॉमिक इशू हो, या फिर जो कोविड-19 की एक्चुअल जो प्रॉब्लम है तो उसको रिड्यूस करने के लिए इन्होंने क्या कदम जो है वो उठाए हैं, उसके बारे में इन्होंने जो है वो डिस्कशन किया था। बस ये बेसिक सी चीज़ है जिसको आपको ध्यान में रखना, बट मेन चीज़ है ये
इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी है क्या? तो देखो, पहली बात तो इसके अंदर 24 मेंबर्स हैं, 187 गवर्नर जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनसे लाए गए ये 24 मेंबर इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं। ये गवर्नर कौन है, आप मुझे बता सकते हैं कोई? किन गवर्नर की बात हो रही है? अभी भी हमने देखा कि गवर्नर्स की मीटिंग हुई है, कौन से गवर्नर की बात हो रही है? अरे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है। तो नॉर्मल तौर पर कौन गवर्नर जाएंगे, तो हर एक कंट्री के जो सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर हम लोग को देखने को मिलते हैं वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये गवर्नर सेंट्रल बैंक के गवर्नर की बात हो रही है, जैसे हमारे आरबीआई के गवर्नर की बात हो रही है। कौन है, जरा नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखकर बताएं आरबीआई के गवर्नर का नाम। तो ये चीज है, इट्स स्ट्रक्चर मिरर्स दैट ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड एंड इट्स 24 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो हमें देखने को मिलता है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है आईएमएफ का, और उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, राइट, मतलब कि जो अलग अलग मेंबर्स जो अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से जो ऑपरेट करते हैं, राइट, उस क्षेत्र पर डेवलपमेंट के लिए, राइट, कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का काम क्या है, आपने सुना होगा कई बार कि इस फलाना कंट्री को आईएमएफ से इतना लोन जो है वो मिला, इंडिया ने आईएमएफ से इतना लोन जो है वो लिया है ना, सुना है कि नहीं सुना? तो वो डेवलपमेंट के लिए आईएमएफ जो है वो लोन प्रोवाइड कराती है वेरियस कंट्रीज को, कि अगर कोई कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस में है, या उसके अंदर उस कंट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो वो चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो वो आईएमएफ के टॉपिक पे हम लोग पढ़ेंगे जब आईएमएफ का टॉपिक आएगा। अभी ये कमेटी का टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी का, तो उस पर हम लोग अभी फोकस करते हैं। तो एज सच द इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी रिप्रेजेंट ऑल द मेंबर ऑफ कंट्रीज ऑफ द फंड। तो जिन भी कंट्रीज के आईएमएफ, ऑब्वियसली बात है, आईएमएफ की जो मेंबर कंट्रीज होती हैं, तो उनके जितने भी मेंबर्स होते हैं, राइट, मेंबर कंट्रीज के, तो वो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है। अभी जैसे हमने बात करी कि मीटिंग्स हुई गवर्नर की, तो फंक्शंस क्या इसका हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये साल में 2 बार मिलती है, ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड द, मतलब एनुअल मीटिंग्स हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, वसंत और वार्षिक बैठक के समय पर हम लोग को देखने को मिलती है कि इसकी एक मीटिंग होती है। द कमिटी डिस्कसेस मैटर्स ऑफ कॉमन कंसर्न। तो आज की डेट में जो कॉमन इश्यूज हैं, जैसे अभी का जो इनका कंसर्न था वो कोविड-19 को लेकर था, प्लस इकोनॉमिक रिकवरी को लेकर था, तो उस पर इन्होंने डिस्कस किया। तो ऐसे ही जो करंट सिनेरियो होते हैं, जो जिसमें इंटरनेशनल बेसिस पर या ग्लोबल बेसिस पर सभी कंट्री परेशान होती है, तो उस पर ये डिस्कशन करते हैं मेनली, कि जो ग्लोबल इकोनॉमी को अफेक्ट करती है जो इश्यूज, राइट। इवन इट ऑल्सो एडवाइजेज द IMF ऑन द डायरेक्शन इट वर्क्स, कि ये कमिटी जिस डायरेक्शन पर काम करना चाह रही है, जो डिस्कशन हुआ है जो मेन मुद्दे के ऊपर, तो उसके बारे में एडवाइस कर देती है, रिकमेंड कर देती है कि IMF को किस अकॉर्डिंग जो है वो काम करना चाहिए, राइट। तो ये चीज़ है, राइट। तो IMF के काम मैंने आपको बताया, तो आप रिलेट कर सकते हैं। देखो, आप बड़े बड़े मुद्दे जो है आज की डेट में जो कंट्रीज फेस कर रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग IMF को बता दिया जाता है कि IMF किस प्रकार से जो है एक्शन ले, किन किन कंट्रीज में क्या क्या ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, राइट, तो कैसे उनको जो है वो रिजॉल्व किया जा सके, राइट। और एट द एंड ऑफ द मीटिंग्स, तो मीटिंग के बाद में समिति अपने विचारों का सारांश देते हुए, यानी कि इसके जितने भी व्यूज हैं, विचार हैं, उसको समराइज करते हुए एक विज्ञप्ति जारी करती है, संयुक्त विज्ञप्ति, कॉम्प्रिहेंसिव एक पब्लिकेशन जो है वो जारी करती है, आप ये मेंशन कर सकते हैं। ये विज्ञप्तियां IMF के कार्यक्रम के लिए अगले वसंत या वार्षिक बैठक से पहले 6 महीनों के दौरान मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो हमने ऑलरेडी देख ही लिया है कि इस मीटिंग में जो भी चीज होती है, तो वो IMF के लिए एक डायरेक्शन जो है वो बन जाता है। इस मीटिंग में जो भी मुद्दे उठते हैं, राइट, जिस भी मुद्दों पर सभी कंट्री सहमत होती हैं कि हाँ यार, इस पर जो है वो काम करना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दे के कारण पूरी ग्लोबल सभी कंट्रीज जो है वो परेशान है, राइट, मैक्सिमम कंट्रीज परेशान है, तो उस पर मेनली फिर IMF ऑपरेट करती है। IMFC में कोई औपचारिक मतदान नहीं होता, कोई भी फॉर्मल वोटिंग नहीं होती, ये वाली चीज याद रख लेना, राइट। और जितनी भी चीजें होती हैं वो सबकी सहमति से होती है, कंसेंसस से हम लोग को देखने को मिलती है कि की जाती है। और इसके महत्व की बात करें तो ये IMFC एडवाइस करती है और रिपोर्ट करती है किसको? IMF बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को, राइट, ऑन द सुपरविजन एंड मैनेजमेंट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी और फाइनेंशियल सिस्टम के सुपरविजन और उसके लिए मैनेजमेंट के लिए, राइट, तो ये हमें देखने को मिलता है कि एडवाइस करती है, रिपोर्ट करती है। तो उसके बारे में हमने ऑलरेडी एक चीज जो है वो समझ ही ली थी, राइट। तो ये चीज है। और इसके अलावा इट ऑल्सो कंसिडर्स प्रपोजल बाय एग्जीक्यूटिव बोर्ड टू अमेंड द आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट्स एंड एडवाइज ऑन एनी अदर मैटर्स दैट मे बी रेफर टू इट बाय द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। तो IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो होते हैं वो जो भी मामला इस कमेटी को जो है वो देते हैं, या फिर जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो IMF की हमें देखने को मिलती है, राइट, तो उसके जो प्रपोजल होते हैं उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन होता है, राइट। इस मतलब जो कमेटी हम लोग को देखने को मिलती है इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी के दौरान, ऑल्दो
ये जो कमिटी है इसके पास कोई भी फॉर्मल डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं है। वही चीज मैंने आपको बताया, कंसेंसस के थ्रू हम लोग को देखने को मिलता है डिसीजन लिया जाता है। इन प्रैक्टिस इट हैज बिकम अ की इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन टू द वर्क एंड पॉलिसीज ऑफ द फंड। तो ये सहमति वाली जो चीज है ना, ये एक बहुत अच्छी चीज है। तो इससे क्या रहता है कि सभी लोग की सहमति का मतलब ये है कि हाँ यार सभी लोग जो है वो खुश हैं, हाँ बढ़िया है, या मैक्सिमम लोग की सहमति हम लोग को देखने को मिल रही है कि हाँ यार इस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। तो वो ये वाली चीज है। अब गाइस डिस्कस करेंगे एंटीसिपेटरी बेल के बारे में, अग्रिम जमानत के बारे में। बताओ जरा नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर ये एंटीसिपेटरी बेल होती क्या है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द सुपीरियर कोर्ट कैन सेट असाइड एन एंटीसिपेटरी बेल ऑर्डर। व्हाट डज दिस मीन? लेट्स से कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल जो है वो मिल गई। पहले ये समझ लेते हैं, आ जाओ कि एंटीसिपेटरी बेल है क्या। देखो बेल का मतलब समझ रहे हो कि कोर्ट से जो है सामने वाले व्यक्ति को बेल मिल जाती है, यानी कि एक व्यक्ति जो है वो कोई ऑफेंस करता है, वो कोई क्राइम जो है वो करता है, ठीक है, वो क्राइम जो है वो करता है, उसके बाद वो क्या करता है, कोर्ट से जो है वो बेल ले लेता है, राइट। और बेल का मतलब ये है कि अभी उसका केस चल रहा है, ठीक है, अभी उसका केस चल रहा है कोर्ट में, अभी तक जज ने जो है वो फैसला नहीं सुना है केस पर, ट्रायल जो है उसका चल रहा है, ट्रायल बोलते हैं हम लोग, ट्रायल। तो उसका ट्रायल चल रहा है अभी कोर्ट में। तो उस दौरान वो व्यक्ति जो है ऑब्वियस बात है कि जेल में नहीं रहना चाह रहा, वो बोलता है कि सर मैं कहीं भागूंगा नहीं, राइट, मैं रेगुलर बेसिस पर कोर्ट के ट्रायल्स में आऊंगा, रेगुलर पेशी पर जो है आऊंगा जब तक कोर्ट फैसला नहीं सुनाती, बट आप मुझे जो है वो बेल दे दीजिए, जैसे कि मैं बाहर रहकर अपना केस लड़ सकूं, और मैं इंडिया को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और बिना बताए मैं अपने जो लोकल जो डिस्ट्रिक्ट है रेसिडेंस जो है उसको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो वैसे एप्लीकेशन लिखता है और फिर वो बेल उसको मिल जाती है ना। एक होती है अग्रिम जमानत। ये क्या होती है? ये कुछ लोग कर मतलब पहले से ले लेते हैं जिन्हें पता रहता है कि अरे यार वो ऐसा ऑफेंस कर बैठे हैं जिसमें उनको बेल जो है वो नहीं मिल पाएगी, राइट। जैसे कि SC ST का एक्ट, और अभी ये एंटीसिपेटरी बेल का मामला जो चल रहा है ना, वो एक एक्टर को लेकर चल रहा है, मुझे उनका नाम पता नहीं, क्यों याद नहीं आ रहा, एक मूवी स्टार है मेरे ख्याल से वो, तो उनको लेकर ये मामला जो है वो चल रहा है। मेरे ख्याल से शायद उन्होंने कुछ पोस्ट वगैरह ऐसा कुछ कर दिया था, राइट, फ्रंट पेज पे आया था हिंदू में, छोटा सा कॉलम था, फ्रंट पेज पे था या फिर मेरे ख्याल से कोई एक पेज पे था, मैंने देखा तो है। तो उसमें इस बारे में जो है वो बात हुई थी कि उन्होंने, जैसे SC ST का आपको पता ही है कि एट्रोसिटी एक्ट वाला जो कानून हम लोग को देखने को मिलता है वो नॉन मिलेबल है ना। उसमें अगर कोई व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो वो नॉन मिलेबल ऑफेंस है। अब उस व्यक्ति को पता लग गया कि अरे यार उसके खिलाफ जो है FIR हो सकती है, तो उस व्यक्ति ने क्या किया, जाकर तुरंत अपनी एंटीसिपेटरी बेल जो है वो पहले से ले ली कि कल को उसके ऊपर कार्रवाई होती है तो उसको जो है वो जेल ना जाना पड़े, उसको पहले से ही जो है वो बेल मिल जाए, राइट। अब इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अगर किसी व्यक्ति को XYZ व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल जो है वो दे दी, तो हाई कोर्ट जो है वो, हायर अथॉरिटी मतलब हाई कोर्ट, उससे ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या अपीलेट अथॉरिटी हम लोग को देखने को मिलती है। तो जो हायर अथॉरिटी है वो सामने वाले व्यक्ति की एंटीसिपेटरी बेल जो है वो रद्द कर सकती है इफ देयर वाज इनफ मटेरियल टू सजेस्ट दैट द फैक्टर लाइक ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस एंड द रोल ऑफ अक्यूज इन द क्राइम वर नॉट कंसिडर्ड बाय द लोअर कोर्ट। कि लोअर कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल देते समय उस व्यक्ति की, यानी कि वो जो क्राइम जो था उसकी गंभीरता, जो अपराध जो था उसकी गंभीरता को जो है वो नहीं देखा, राइट, उस पर विचार नहीं किया, और दूसरा अपराध में आरोपी की भूमिका जैसी जो फैक्टर्स हैं, राइट, तो उसको जो है वो ध्यान से नहीं देखा और उसको एंटीसिपेटरी बेल जो है वो दे दी। तो ऐसे में हायर कोर्ट जो है वो या फिर हायर अथॉरिटी, जो कौन सी अथॉरिटी, जुडिशियल अथॉरिटी, ऑब्वियस सी बात है, तो वो जो है वो सामने वाले व्यक्ति की जो एप्लीकेशन है एंटीसिपेटरी बेल की उसको रद्द कर सकती है। मैं खुद अपना एक पर्सनल केस था मेरा काफी साल पहले, तो उसमें हाई कोर्ट छोड़ी यार, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा था सिर्फ एक एंटीसिपेटरी बेल का, और उसमें भी करीब सुप्रीम कोर्ट के जज तो आपको पता है यार कितना पैसा चार्ज करते हैं एक सिंपल सा एंटीसिपेटरी बेल के केस पर। और वो भी हम लोग तो वो है जो वादी जो होता है ना, पीड़ित विक्टिम, तो हम लोग तो उस पार्टी की तरफ से हैं कि हमारे साथ ही जो है वो धोखा हुआ था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के वकील की जो फीस थी वो करीब हमने 3 लाख रुपए, 2,80,000 रुपए फीस दी थी सिर्फ एक एंटीसिपेटरी बेल के लिए। तो बहुत महंगे होते हैं यार सुप्रीम कोर्ट के वकील। तो वो देखिए आप, तो एक छोटा सा मामला इतना ऊपर तक जो है वो चला था, और ऑब्वियस बात है जीतना तो हमें ही था, राइट, बट कोर्ट का जो ऑर्डर था वो इस प्रकार से था कि वो सामने वाला व्यक्ति जो है भागेगा नहीं, राइट, लोअर कोर्ट जो है वो डिसाइड करे, और मतलब उसको आदेश दे दिया था जो क्रिमिनल्स थे कि आपको जो है वो रेगुलर बेसिस पर अटेंड करनी है, राइट, ये वाली चीज, मतलब पेशी जो है वो रेगुलर बेसिस पर आपको जो है वो अटेंड करनी, तो वो वाली चीज थी। और हाई कोर्ट ने तो इवन जब हाई कोर्ट का जब ऑर्डर आया था तो उन्होंने क्लियर बोल दिया था कि जो पीड़ित पार्टी है उनको जो है वो पैसे दे दो। बट आपको पता है कि यार किस प्रकार से जो क्रिमिनल्स है मैनिपुलेट करते हैं चीजों को। तो अभी वो केस चल ही रहा है, बट हाँ अपन जीतेंगे वो वाला केस, क्योंकि ऑब्वियस बात है यार हमने गलत किया नहीं। और देखो यार जीत होती है, बट ये बात है कि अब जीत को मिलने में कितना टाइम मिलेगा वो डिपेंड करता है कि आप
आपके सोर्सेज कितने हैं या फिर आप खुद कितने पावरफुल हो, तो वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है। इसलिए यार एग्जाम को निकालो, बनो पावरफुल, राइट। पावर एक अलग चीज़ है, इस चीज़ के लिए तैयारी करो लगकर। Concept of anticipatory bail. The provision of anticipatory bail under Section 438 was introduced when CRPC was amended in 1973. Section 438 of CRPC ये किससे एसोसिएटेड, अगर ये क्वेश्चन आता है, CRPC की धारा 1973 किससे एसोसिएटेड है? एंटीसिपेटरी बेल से। तो ये याद रख लो। As opposed to ordinary bail which is granted to a person who is under arrest, in anticipatory bail a person is directed to be released on bail even before arrest made. उसके अरेस्ट होने से पहले ही उसको बेल मिल जाती है। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, वही चीज मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था, सेम है। टाइम लिमिट क्या होती है? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2020 केस डिलीवर्ड a significant verdict ruling that no time limit can be set while granting anticipatory bail. कोई भी टाइम लिमिट सेट नहीं की जाती कि कितने समय तक एक व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल का फायदा जो है वो मिलेगा, कितने समय तक वो बाहर रहकर केस जो है वो लड़ सकता है। इट कैन कंटिन्यू इवन अंटिल द एंड ऑफ द ट्रायल, यानी कि जब तक उस व्यक्ति को सजा नहीं मिल जाएगी तब तक उसकी बेल जो है वो चालू रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। इट इज इशूड ओनली बाय द सेशन कोर्ट एंड हाई कोर्ट। पॉइंट टू बी नोटेड, क्लियर लिखा है, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट, सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय, यही केवल एंटीसिपेटरी बेल जारी कर सकते हैं। तो क्या ये कहना सही होगा? नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है एंटीसिपेटरी बेल को जारी करने की। अब द रीजन फॉर enactment of section 438 in the code was parliamentary acceptance of the crucial underpinning of personal liberty in the free and democratic country. तो ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि क्यों ये चीज लाई गई, क्यों धारा 438 438 सेक्शन क्यों लाया गया, ये कोड क्यों लाया गया। तो देखो इसमें ऐसा है कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, राइट। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनल लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। लोकतांत्रिक देश है हमारा, इसमें हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता जो है वो प्रोवाइड की जाती है और ये महत्वपूर्ण आधार हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, पार्लियामेंट्री एक्सेप्टेंस का। तो यही चीज यहां पर देखी गई कि यार सब व्यक्ति को जो है वो अधिकार है कि वो बाहर रहकर भी फ्रीली जो है वो अपना केस लड़ सके, अनटिल अनलेस, जिसे बोलते हैं ना कोर्ट की लैंग्वेज में, एक व्यक्ति दोषी जब तक नहीं है जब तक वो दोषी सिद्ध ना कर दिया गया हो, है ना, जब तक वो इनोसेंट ही होगा एक व्यक्ति, है ना। तो वही चीज है, तो वही चीज जो मैंने भी आपको बताई कि एक व्यक्ति जो है वो जब तक इनोसेंट है जब तक वो गिल्टी फाउंड नहीं हो जाता, राइट। तो यही चीज पार्लियामेंट यही चाहती थी कि एक व्यक्ति जो है वो तब तक फ्री है, राइट, कि ऑब्वियस बात है कि जब तक वो गिल्टी जो है वो साबित नहीं हो जाए। अभी हमने क्या देखा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो पावर नहीं है एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करने की। बट अब बहुत ध्यान से सुनना जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। अभी जो रीसेंट ऑब्जर्वेशन जो हुआ है कि हायर अथॉरिटीज, जुडिशियल अथॉरिटीज, कोर्ट जो हैं, इनके पास अब पावर है कि ये सामने वाले व्यक्ति की एंटीसिपेटरी बेल को जो है वो रद्द कर सकते हैं या उस पर अपना डिसीजन जो है वो दे सकते हैं। लेट्स से हाई कोर्ट ने सामने वाले व्यक्ति की एंटीसिपेटरी बेल रद्द कर दी, इसको चैलेंज किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये सामने वाले व्यक्ति की एंटीसिपेटरी बेल को जो है वो अलाउ कर सकते हैं, मतलब कि एक व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल के लिए अलाउ करने की पावर अब मिल चुकी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक भी या फिर हायर कोर्ट्स तक भी। हाई कोर्ट के बाद तो पहले भी थी, बट वही हायर कोर्ट्स में ये पूरी चीज इंक्लूड हो जाती थी। ये वाला पॉइंट भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 21 हमारा जो आर्टिकल 21 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके तहत हमें गारंटी देखने को मिलती है। किस चीज की गारंटी देखने को मिलती है? स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रीमियम है, मतलब वही है, हमें देखने को मिलता है कि बिकॉज ऑफ द प्रीमियम दैट कॉन्स्टिट्यूशन प्लेस ऑन राइट टू लिबर्टी गारंटीड अंडर आर्टिकल 21, राइट, राइट टू लिबर्टी, राइट, स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी हम लोग को इसके अंदर देखने को मिलती है आर्टिकल 21 के अंदर। तो वो उसी के तहत ये चीज की गई है। और देखिए, चाहे वो ग्रांट हो चाहे वो रिजेक्शन हो, एक व्यक्ति की एंटीसिपेटरी बिल की एप्लीकेशन चाहे वो अलाउ करनी है या रिजेक्ट करनी है, ये दोनों चीज ही किस पर बेस्ड होने वाली है? इस दोनों चीज पर ही जो प्रभाव पड़ेगा वो एक व्यक्ति के राइट टू लाइफ, जीवन, मतलब व्यक्ति के जीवन और लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार पर सीधा असर पड़ेगा। अगर एक व्यक्ति के एंटीसिपेटरी बेल को अलाउ करोगे या रिजेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली बात है इस चीज पर तो सीधा असर पड़ना ही है, राइट।
तो ये चीज है, इसलिए प्रोविजन नीड टू बी रीड लिबरली, इसलिए लिबरल सेंस पे इस प्रोविजन को जो है वो पढ़ा जाना चाहिए एंड इसके बेनिफिशियल नेचर को कंसिडर करना चाहिए। एंड द कोर्ट मस्ट नॉट रीड इन रेस्ट्रिक्शंस दैट लेजिस्लेचर हैव नॉट इक्वली एक्सप्लिसिटली प्रोवाइडेड फॉर। तो रिस्ट्रिक्शन को देखते हुए कि रिस्ट्रिक्शन जो है वो इसलिए होते हैं राइट कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो भाग ना जाए, उसके ऊपर हार्श थोड़ी पनिशमेंट करने के लिए। तो कहा गया कि नहीं, इसको ऐसे नहीं, इसको ब्रॉड तरीके से जो है वो देखा जाना चाहिए। In doing so, the court may also exercise its power under Article 142 of the Constitution to pass such an order. तो ऐसे ऑर्डर को पास करने के लिए आर्टिकल 142 का उपयोग करती है ऑनरेबल कोर्ट। आप मुझे ये बताएं कि आर्टिकल 142 किससे एसोसिएटेड है? बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत बार ये टॉपिक न्यूज में आ चुका है, बताओ जरा आर्टिकल 142 किससे एसोसिएटेड है? नीड फॉर सच प्रोटेक्शन, ऐसी सुरक्षा की क्या आवश्यकता है? एन एक्यूज्ड बिसाइड्स बीइंग एन एक्यूज्ड, एक आरोपी होने के अलावा परिवार का प्राथमिक देखभाल करने वाला या एकमात्र कमाने वाला भी व्यक्ति हो सकता है। अब आप देखिए, चलो मान लेते हैं उस व्यक्ति ने वाकई में क्राइम किया है और जब तक कोर्ट पे केस चलेगा, वो अपनी दलीलें जब तक पेश करेगा, तब तक वो क्या, जब तक कोर्ट जो है वो फैसला नहीं सुना सकती, मतलब सुनाएगी, तब तक वो व्यक्ति जो है वो क्या करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर उसने ऐसा क्राइम कर दिया जो नॉन बिलेबल हो तो उसको जो है वो जेल में बंद कर दिया जाएगा। जब तक कोर्ट का फाइनल फैसला नहीं आएगा, उससे पहले से ही वो जेल में बंद रहकर सजा जो है वो काटता रहेगा, फर्स्ट पॉइंट। और अगर वो जेल में बंद रहेगा और ऐसा हम लोग अगर मान लें कि वो व्यक्ति इकलौता ही ऐसा व्यक्ति घर में कमाने वाला, तो उसके घर परिवार को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट होने वाला है, क्योंकि उसका जो कमाने वाला व्यक्ति है वो खुद जेल में है, तो उसका परिवार नहीं पल पाएगा। तो ये चीज कंसिडर की जाती है कोर्ट के द्वारा। हिज अरेस्ट में लीव हिज लव्ड वंस इन अ स्टेट ऑफ स्टारवेशन एंड निग्लेक्ट, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी से उसके जो प्रियजन हैं वो भूखमरी और उपेक्षा की स्थिति में मतलब छोड़ सकती है उनके परिजनों को। तो ये उनके परिजन के लिए, उनके फैमिली मेंबर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा राइट, सर्वाइव करना। तो ये चीज जो है वो कोर्ट कंसिडर करती है। तो दिस थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड राइट। बट पता है एक और चीज, आप जब मेंस का आंसर लिखेंगे ना तो ये चीज भी लिखना जरूरी है कि कोर्ट को जो है वो ट्रायल्स अपने जल्दी कंडक्ट करने चाहिए, यानी कि जल्दी कोर्ट को अपने मामले जो है वो रिजॉल्व करने चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है बताऊं, कोर्ट में केस बहुत लंबा लंबा तक चलता है और इस तरीके के केस लंबा चलने के कारण आरोपी बहुत फायदा उठाते हैं राइट, बहुत। और कई बार ऐसा होता है कि जो विक्टिम्स होते हैं, जैसे कि मैं ही हूँ, अगर अपने केस की भी बात करूँ तो मेरे केस में विक्टिम हूँ मैं राइट। बट अभी कितना 6-7 साल जो है वो हमारी मतलब जो कोर्ट में जो केस लगाया गया था, पापा की प्रॉपर्टी जो एक दो बिल्डर्स ने जो है वो किया था, अपने कब्जे में जो है वो कर ली थी राइट। मतलब वही मतलब प्रॉपर्टी को खरीद लिया और चाल से राइट, चेक देकर राइट, कि जो कि क्लियर ही नहीं हुआ है राइट, और फिर खरीद ली और उस प्रॉपर्टी के ऊपर बैंक लोन भी जो है वो ले लिया। तो बहुत नाटक था यार मेरे केस में, दिमाग खराब हो गया था राइट। तो हमारे पास बट पूरे सब कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं अवेलेबल, मतलब पूरे प्रूफ्स, मान के चलो आप पूरे प्रूफ्स अवेलेबल हैं, जो कि सिर्फ आप 2-4 पेपर ही देखोगे तो ही समझ में आ जाएगा कि अपने साथ जो है फ्रॉड हुआ है राइट। बट फिर भी चल रहा है केस, बढ़ता ही आ रहा है राइट। तो वो वाली चीज़ है कि केस जल्दी सॉल्व होना बहुत जरूरी है। चलो ये चीज़ है। बाकी इन द 1980 गुरबख्श सिंह सिब्बा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस, 5, यानी कि ये केस था, केस वगैरह याद रखने की ऐसा जरूरत नहीं है। तो 5 जज की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने हमें देखने को था, जिसका जो नेतृत्व किया था ऑनरेबल चीफ जस्टिस के द्वारा किया गया था, उस समय YV चंद्रचूड हम लोग को देखने को मिले थे। तो इन्होंने जो है वो रूलिंग दी थी, यानी कि इन्होंने जो है फैसला सुनाया था कि जो 438 जो ये एंटीसिपेटरी बेल का जो हम लोग को सेक्शन देखने को मिलता है, इसका क्लॉज 1 इज टू बी इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये 1980 में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल के जो प्रोविजन है उसको लिंक करने की बात कर दी थी आर्टिकल 21 के साथ। तो ये वाला पॉइंट भी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो ध्यान में रखो। देखो आज अभी पॉलिटी के क्वेश्चन आपने देखा कि किस प्रकार से घुमा फिरा के इन डेप्थ वाले क्वेश्चंस भी मिले हैं, बट दैट इज द बेस्ट थिंग। मेरे पढ़ाने में ये चीज बेस्ट हुई है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स ने सीरियसली पॉलिटी की क्लासेस मेरी अटेंड करी थी, इवन रेगुलर करंट अफेयर्स को फॉलो किया था, तो उनको बहुत बेनिफिट मिला है। काफी सारे लोग तो आज जिनकी सीरियस तैयारी नहीं थी, उनको आज भी लगता है कि यूपीएससी में अरे यार मुझे क्या टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा, मैं इतना ज्यादा फंसा हुआ हूं ना, मैं आपको क्या बताऊं, उसमें यूपीएससी 2021 के एग्जाम को मुझे वो करना है, मतलब उसका प्रूफ जो है वो लेकर आना है अब बहुत, क्योंकि अभी 2022 का बैच इस प्रकार से रिग्रेसली चल रहा है ना, तो बस कुछ और चीज का टाइम मिल ही नहीं पा रहा, क्या बताएं यार। चलो उस पर भी लेकर आएंगे। बट जो भी स्टूडेंट थे मेरे, तो उन्होंने बकायदा मुझे मैसेज किया
कि सर करंट अफेयर से बहुत सारी चीजें आई है, बट लोग पता नहीं क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि करंट अफेयर से कुछ आया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग उस तरीके से, लोगों को क्या लगता है सीधी बात, सीधी चीज है, अरे यूपीएससी भैया वो सीधा नहीं पूछेगा, वो घुमा फिरा के पूछेगा। इसलिए मैं हर एक टॉपिक को आपको बेस्ट तरीके से इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड कराता हूँ, एग्जाम्पल्स दे देके, जिससे कि आपको याद रहे, राइट। चलो एनीवेज, अब ये ढोले है भाई साहब, ढोले, ढोले भैया है, ये प्रजाति हम लोग को देखने को मिली। मेरे ख्याल से वाइल्ड डॉग की ये प्रजाति भी देख लेते हैं। ढोले क्या है? इज एन एपेक्स सोशल कार्निवोर इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। साउथ और साउथ ईस्ट एशिया पर ये एपेक्स यानी कि सबसे उच्च सोशल कार्निवर है। मतलब कि जैसे वो होता है ना, हम लोग को देखने को मिलता है ये स्ट्रक्चर जो है वो आता है इस प्रकार से जो बनता है। यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है कि प्लांट्स वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। यहाँ पर प्लांट्स खाने वाली हर्बीवोरस वगैरह वाली प्रजाति हमें देखने को मिलती है, कार्निवोर्स देखने को मिलते हैं, और सबसे ऊपर मतलब वही एपेक्स वाले कार्निवोर, राइट, हायर ऑर्डर वाले कार्निवोर, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रहा है, मांसाहारी। तो IUCN की रेड लिस्ट में ढोले भाई जो है वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में हम लोग को देखने को मिल रहा है। CITES के अंदर अपेंडिक्स सेकंड कैटेगरी के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, और वाइल्ड लाइफ एक्ट के 1972 के इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट के शेड्यूल 2 के अंदर ये हमें देखने को मिल रहा है। और ढोलेज की बात करें गाइस तो देखो, इनको रेबीज, कैनाइन डिस्टेम्पर, कैनाइन पार्वो वायरस, राइट, और सार्कोप्टिक, तो ये सब चीजें हमें देखने को होती है। और भी प्रकार के वायरस जो है वो उसको हो जाते हैं, और ये होते हैं डोमेस्टिक विलेज डॉग से, जो कि रिजर्वायर यानी कि ऑब्वियस बात है कि जो गांव के जो पालतू कुत्ते वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, तो उनसे ये सब बीमारी जो है वो इन तक पहुंच जाती है। तो मेरे ख्याल से ये जो डॉग है ना, ये जंगली कुत्ता ही है। एक बार इसको आप प्लीज कंफर्म कर लेना, राइट, और मुझे बताना नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो ये टॉपिक न्यूज में क्यों था? रिसेंट स्टडी ने आइडेंटिफाई किया 114 प्रायोरिटी तालुक्स और तहसील को where habitat can be consolidated to enhance population connectivity for the ढोले और एशियाटिक वाइल्ड डॉग। देखो वही जंगली कुत्ता, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि एशियाटिक वाइल्ड डॉग है ये, जैसे ढोले जो है वो कहते हैं, राइट। तो 114, वैसे ये वाली चीज जो है वो काम की नहीं है सच, बट आप जो न्यूज में आए आप बस ये ध्यान में रखो, एशियाटिक वाइल्ड डॉग या फिर ढोले, और इसका ये साइंटिफिक नेम बस थोड़ा सा ध्यान रख लो, राइट, कुऑन एल्पिनस, बस दैट्स इट। अब गाइस डिस्कस करेंगे हम लोग कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है गाइस। ये क्यों इंपॉर्टेंट बन गई है? क्योंकि इंडियन आर्मी की टीम को गोल्ड मेडल मिला है इस एक्सरसाइज के अंदर, कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज के अंदर, राइट। गोल्ड मेडल मिला है, स्वर्ण पदक जीता है इंडियन आर्मी ने, भारतीय सेना ने। और ये ऑर्गेनाइज की गई है वेल्स यूके के अंदर, ब्रिकॉन में। और एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल जो है, इसे ओलंपिक्स ऑफ द मिलिट्री पेट्रोलिंग कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि इंडिया को गोल्ड मेडल मिला है, इसलिए थोड़ा ध्यान में रखना। और यूके की आर्मी इसे ऑर्गेनाइज करती है, और इसे अल्टीमेट टेस्ट कहा जाता है ह्यूमन एंड्योरेंस और टीम स्पिरिट का, कि टीम यानी कि एक तो धीरज का, एंड्योरेंस का, राइट, कि कितनी काम होकर कितना धीरज रखकर इंडियन आर्मी ऑपरेट करती है, और साथ ही टीम के साथ कितने अच्छे से ऑपरेशन इसके ये कंडक्ट करती है। तो ये एक्सरसाइज होती है अलग अलग कंट्रीज के बीच में, और इंडिया को जो है हमें देखने को मिलता है कि इसमें इंडिया को गोल्ड मेडल मिला है इस चीज में, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए कुनमिंग डिक्लेरेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुनमिंग डिक्लेरेशन was adopted over 100 countries in the ongoing virtual 15th meeting of the COP to United Nation Convention on Biological Diversity, UNCBD, जो हम लोग को देखने को मिल रही है, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। इसके लिए पार्टियों के सम्मेलन यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो हमें देखने को मिल रही है, राइट। तो इसकी 15th मीटिंग जो है वो कंडक्ट की जा रही है। इसमें 100 से ज्यादा देशों ने इस डिक्लेरेशन को जो है वो अडॉप्ट किया है। पॉइंट टू बी नोटेड, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सिर्फ एक ही चीज पूछी जाएगी डायरेक्ट कि ये कुनमिंग डिक्लेरेशन जो है वो किससे एसोसिएटेड है, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड ये हमें देखने को मिलता है, राइट। तो ये वाला पॉइंट जो है वो आपको बायोडाइवर्सिटी कन्वर्सेशन से रिलेटेड ये हमें देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, राइट, ठीक है। इसकी थीम क्या है COP 15 की? इकोलॉजिकल कल्टीवेशन, परिस्थितिक सभ्यता, बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ, पृथ्वी पर सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। तो इसका ये थीम हम लोग को इसकी देखने को मिलती है। कुनमिंग घोषणा की बात करें, कुनमिंग डिक्लेरेशन की बात करें गाइस, तो यह पक्षों से निर्णय लेने में जैव विविधता संरक्षण को मुख्य धारा करने का आह्वान करता है, और मानव स्वास्थ्य की रक्षा में संरक्षण के महत्व को पहचानता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
कि ये बोलती है पार्टीज को, यानी कि जितनी भी जिन भी कंट्रीज जो ये साइन कर रही है, अडॉप्ट कर रही है इस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन को, तो इनको कहा जाता है कि आप बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन को, जैव विविधता संरक्षण को, यानी कि सभी आपके एनिमल्स, प्लांट्स, वेराइटीज जो आपकी हैं, फ्लोरा और फौना की आपकी कंट्री के अंदर, पूरा ओवरऑल एनवायरमेंट जो आपकी कंट्री है, उसको आप जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिसी बनाओ, राइट, डिसीजन मेकिंग करो, उसको आप बिल्कुल प्रायोरिटी भी रखो, और रिकॉग्नाइज करो इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन, यानी कि संरक्षण की इंपॉर्टेंस को आप रिकॉग्नाइज करो कि किस प्रकार से आप संरक्षण करोगे इस बायोडाइवर्सिटी तो ह्यूमन की हेल्थ जो होगी वो प्रोटेक्टेड रहेगी। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, तो ये चीज है। एंड बाय अडॉप्टिंग दिस, इसको अडॉप्ट करके नेशन हैव कमिटेड देमसेल्फ टू सपोर्ट द डेवलपमेंट, एडॉप्शन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ एन इफेक्टिव पोस्ट 2020 इंप्लीमेंटेशन प्लान, कैपेसिटी बिल्डिंग एक्शन प्लान फॉर कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना, क्वेश्चन अगर आ जाए कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे एसोसिएटेड है, तो ये भी जैव सुरक्षा से, बायो सेफ्टी से एसोसिएटेड हम लोग को देखने को मिलता है, बायो सेफ्टी से एसोसिएटेड, राइट। तो इसके लिए 2020 के बाद से मतलब कि आप डेवलप करो, अडॉप्ट करो, इंप्लीमेंट करो इफेक्टिव तरीके से इस चीजों को, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, बायो सेफ्टी के लिए, राइट। तो ये पॉइंट्स है। सिग्नेटरी नेशन जिन भी कंट्री साइन करेंगे उन्हें इंश्योर करना पड़ेगा कि पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी प्लान्स जो ये लेकर आ रही हैं, तो वो कंट्रीब्यूट करें कंजर्वेशन के ऊपर, और सस्टेनेबल तरीके से हम लोग को उपयोग करना है बायोडाइवर्सिटी का, प्रमोट करना है सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को, राइट। तो ये चीज है। डिक्लेरेशन एक्सपेक्ट्स, सिग्नेटरी नेशन डिक्लेरेशन से जो साइन करती है जो कंट्रीज, उनसे ये एक्सपेक्ट करती है कि वो सिंक्रोनाइज करें बायोडाइवर्सिटी प्लान को 3 यूनाइटेड नेशन के डिकेड्स प्रोग्राम के साथ, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है और ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। यानी कि यूनाइटेड नेशन के ये 3 डिकेड्स प्रोग्राम जो हमें देखने को मिल रहा है, तो उनके साथ अपने कंट्री के जो भी वो प्रोग्राम्स लेकर आ रही है, बायोडाइवर्सिटी प्लान्स लेकर आ रही हैं अपनी अपनी कंट्रीज के, राइट, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट, उनका संरक्षण करने के लिए, तो उस समय ये 3 प्लान्स को बहुत अच्छे से जो है वो ध्यान में रखकर इंक्लूड करें। तो ये वाली चीज भी इसके अंदर हमें शामिल देखने को मिलती है। अब सीबीडी के बारे में बात करेंगे। सीबीडी हम लोग को 1992 की देखने को मिलती है, लागू हुई थी ये 29 दिसंबर 1993 में। इसके 3 ऑब्जेक्टिव है, एक तो यही बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के जो कंपोनेंट्स है उसको हम लोग सस्टेनेबल तरीके से उपयोग करें, फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए, राइट, कि जो भी हम लोग जिस प्रकार से भी ये जेनेटिक रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं उनकी फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग जो है वो होनी चाहिए। यानी कि जो भी जैसे हम लोग प्लांट्स का जो है वो उपयोग करते हैं, ऑब्वियसली बात है उनके बिना तो हमारा जीवन तो है ही नहीं किसी भी तरीके से। तो ये यानी कि इस एनवायरमेंट में जिस भी चीज़ का हम लोग, नेचुरल चीज़ों का जो भी हम लोग उपयोग कर रहे हैं, तो उसको सस्टेनेबल तरीके से करें, इस प्रकार से करें कि कोई नुकसान ना हो, राइट, इन फ्यूचर। तो कन्वेंशन वॉज ओपन फॉर सिग्नेटरी ऑन 5 जून 1992। तो 1992 में ये साइन करने के लिए ओपन हो गया था। कहाँ पे ओपन हुआ था, तो ये रियो अर्थ समिट जिसको हम लोग बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, रियो अर्थ समिट के दौरान ये हुआ था। दिस कन्वेंशन इज अ लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क ट्रीटी, पॉइंट टू बी नोटेड। ये कन्वेंशन जो है वो लीगली बाइंडिंग हम लोग को देखने को मिल रही है, ट्रीटी, और इसे 180 कंट्री अभी तक रेक्टिफाई कर चुकी हैं। और सीबीटी का सेक्रेटेरिएट हम लोग को मॉन्ट्रियल, कनाडा में देखने को मिलता है, एंड इट ऑपरेट्स अंडर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो यूएनईपी के तहत ये ऑपरेट करती है। और कौन से एरियाज हैं जो कि इस कन्वेंशन से डील करते हैं, राइट, तो ये बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन यानी उनका संरक्षण, सस्टेनेबल तरीके से बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का हमें उपयोग करना है, इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए, जो भी हम लोग बेनिफिट्स रिसीव करते हैं इस एनवायरमेंट से, इस बायोडाइवर्सिटी से, तो वो इक्विटेबल तरीके से उसकी जो है वो शेयरिंग होनी चाहिए और सस्टेनेबल उसका उपयोग करना है हमें। कन्वेंशन लागू हुआ था 1993 में, जैसे हमने बात करी, और मेन बायोडाइवर्सिटी इशूज जो है जिसको इसने एड्रेस किया हुआ है और जिस पर काम कर रही है वो है हैबिटेट प्रिजर्वेशन, यानी कि जो भी स्पीसीज वगैरह जो है उनका जो क्षेत्र है, जिस जगह पर वो उनकी ग्रोथ होती है, जो उनका हैबिटेट है जहाँ पर वो रहते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करना है, राइट। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर पर भी इसका टारगेट होता है, बायो सेफ्टी पर टारगेट होता है, और इंडिजीनियस पीपल राइट पर भी टारगेट होता है, यानी कि ये स्वदेशी लोग या आदिवासी आप कह सकते हो, राइट, या फिर एक कंट्री के जो नेटिव्स हैं, राइट, तो उनके जो अधिकार होते हैं, तो उस पर भी इनका ये फोकस करती है। 30/30 टारगेट किससे एसोसिएटेड है, तो ये सीबीडी से एसोसिएटेड है, तो ये वाली चीज भी आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। 30/30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में मैं पहले भी जो है आप लोग को पढ़ा चुका हूँ 30/30 वाले टारगेट को, राइट, विच इज अ की प्रपोजल बीइंग डिबेटेड एट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15। तो ये की प्रपोजल है, तो इस पर डिबेट जो है वो चला है। अब इसमें बताया गया है 30% ऑफ अर्थ, लैंड एंड ओशियन प्रोटेक्टेड स्टेटस बाय 2030। तो हमें क्या करना है, 30%
जमीन, लैंड, धरती की जमीन और ओशियन, 30% लैंड और ओशियन, इसको जो है वो हमें 2030 तक प्रोटेक्ट करना है। तो ये 30-30 का ये टारगेट है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस गोल टू हैव द यूज ऑफ केमिकल्स इन एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें बहुत कम केमिकल्स का, रसायनों का जो है वो इस्तेमाल करना है, आधा कर देना है जितना अभी चल रहा है उसका 50% आपको रिड्यूस करना है। एंड प्लास्टिक वेस्ट को क्रिएट करने को हमें रोकना है। और ये सब चीजें डिबेट हुई थी अभी इस कॉन्फ्रेंस के दौरान या मीटिंग के दौरान। तो ये वाली चीजें जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। अब देखो डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ई वेस्ट डे को, अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस को। ई वेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आपको फोकस करना है। तो इंटरनेशनल ई वेस्ट डे जो है वो ऑब्जर्व किया जा रहा है अक्टूबर 14 को हर साल 2018 से। और कितना ई वेस्ट जो है वो पूरे दुनिया भर में जनरेट होता है, तो पिछले साल पूरे दुनिया भर में ई वेस्ट जो जनरेट हुआ था उसकी जो मॉनिटरिंग रिपोर्ट सामने आई थी वो 53.6 मेट्रिक टन हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, कोई मुझे बताएगा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर कि 1 मेट्रिक टन कितना होता है। तो इतना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो है वो जनरेट हुआ था 2019 में, मतलब पिछले साल, मतलब ये 2019 की जो है वो रिपोर्ट है, राइट, जो पिछले साल रिलीज हुई थी। दैट रिप्रेजेंट अ 21% जंप इन 5 ईयर्स सिंस 2014। 2014 के कंपैरिजन में अगर हम देखें, राइट, तो 5 सालों में, राइट, 5 ईयर्स में 21% की बढ़ोतरी हम लोग को ई वेस्ट की देखने को मिली है, राइट। और बताया जा रहा है कि 2030 तक 74 मेट्रिक टन ई वेस्ट जो है वो जनरेट होगा। ई वेस्ट जनरेशन जो है वो हर साल बढ़ता जा रहा है 2 मेट्रिक टन से, और राइज हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये किसके कारण हो रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स जो है वो काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो है वो हर साल हमें देखने को मिल रहा है, और उनकी लाइफ साइकिल तो आप जानते हैं बहुत ही शॉर्ट होती है, राइट। आप देखो ना, मोबाइल फोन्स की टेक्नोलॉजी कितनी तेज बढ़ती जा रही है। आपने आपने भी फेंके होंगे कितने सारे मोबाइल्स जो है वो आपने जनरली फेंक दिए होंगे। आप बिकते भी हैं तो बिल्कुल मरे के भाव पे बिकते हैं, है ना। तो वही चीज हमें देखने को मिलती है। 6600 मुझे याद है, एक जब नया नया जमाना आया था 6600 का, जब मैं छोटा था काफी, जब 6600 जो था, मतलब इतना भी छोटा नहीं था यार, राइट। मेरे ख्याल से शायद मैं 10th 11th के आसपास में होऊंगा 6600 के टाइम पर, जब नोकिया 6600 का जब फोन बहुत चलन में था। ये 10th 11th में या 9th के आसपास होऊंगा मैं, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। ये फोन जो था वो एक व्यक्ति ने 36,000 का जो है वो खरीदा था, 36,000 का ही, मतलब एक टाइम पर 6600 आईफोन था, राइट, बहुत महंगा था। और उस टाइम पे 36,000 भी बहुत बड़ा अमाउंट था, राइट। और फिर जब ये उसके कुछ साल में यार, मुश्किल से मेरे ख्याल से 2-3 साल ही बीते होंगे, अरे 36,000 का मोबाइल जो था वो 3600 में बिकने लगा था यार। क्या बताएं, इतनी बुरी हालत थी, राइट। ऑब्वियस ही बात है, फिर लोग मरे के भाव में बेचते हैं, फेंकते हैं, और नई नई टेक्नोलॉजी बढ़ती है। अब ई वेस्ट के इम्पैक्ट क्या होता है? टॉक्सिसिटी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, राइट। इसके अंदर टॉक्सिक एलिमेंट हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे कि लेड, मर्कुरी, कैडमियम, क्रोमियम, राइट, पॉलीब्रोमिनेटेड बाइफेनल्स और पॉलीब्रोमिनेटेड डाइफेनिल, अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया होगा, डिपेनिल जिसे बोलते हैं, गलत प्रोनाउंस किया होगा तो फिर सही कर लेना प्रोनाउंसिएशन। आप प्रोनाउंसिएशन बढ़िया रखो, मेरा काम है समझाने का, मैं बस आपको समझा देता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। अब ह्यूमंस पर भी इसका इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। काफी मेजर हेल्थ इफेक्ट्स इसके हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि लंग्स कैंसर हो सकते हैं, लंग कैंसर, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, राइट, सांस लेने में परेशानियां हो सकती है, ब्रोंकाइटिस का इशू हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, राइट। जब भी टॉक्सिक फ्यूम्स वगैरह इस प्रकार के इनहेल किए जाते हैं तो इसमें इस प्रकार के हैवी मेटल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिसके कारण ये सब समस्या जो है वो डेवलप होती है। एनवायरमेंट पर इसका इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। ग्राउंड वाटर को पल्यूट करता है, सॉइल को एसिडिफाई कर देता है, राइट। ग्राउंड वाटर को, एयर पोल्यूशन को कंटामिनेट करता है, प्रदूषित करता है, राइट। प्लास्टिक को बर्न करने के कारण या दूसरे इश्यूज भी इसके हम लोग को देखने को मिलते हैं ई वेस्ट के। और ई वेस्ट इंडिया की बात करें तो सीपीसीबी जो है हमारी, इसने बोला है कि इंडिया के अंदर 2019 और 20 में ई वेस्ट जो है वो 10 लाख टन हम लोग को देखने को मिला था, कि और ज्यादा जो है वो बड़ा है, जनरेट हुआ है। और इंक्रीज हम लोग को 7 लाख टन की देखने को मिली है 2017 और 18 से। अगेंस्ट दिस, e-waste dismantling capacity has not been increased from 82 lakh tons since 2017-2018। इसका मतलब क्या हुआ डिसमेंटलिंग कैपेसिटी का? आपके पास फोन है, फोन को आप डिसमेंटल करोगे तो इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स आप निकाल सकते हो, जिसको आप रिसाइकिल करके या फिर इसका रीयूज करके आप दूसरे पार्ट्स में लगा सकते हो, जैसे काफी सारी फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है वाली चीजें, राइट, जो कि अच्छी है, हेल्दी है एनवायरमेंट के लिए, और ये करना चाहिए सभी कंपनीज को, राइट। तो वो अभी तक हमारे उस वाली कैपेसिटी डिसमेंटलिंग की जो है वो बड़ी नहीं है।
फिर 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कहा था ट्राइब्यूनल को कि 95% ई वेस्ट इंडिया के अंदर रिसाइकल हो रहा है इनफॉर्मल सेक्टर के द्वारा, और स्क्रैप डीलर्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, वो अनसाइंटिफिक तरीके से डिस्पोज करते हैं, इवन इसे डिसॉल्व कर देते हैं एसिड में और बर्न कर देते हैं, जो कि एनवायरमेंट के लिए टोटली अनहेल्दी है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली थी, मिनिस्ट्री ने जो है वो ट्राइब्यूनल को इसके बारे में जो है वो बताया था। अब एफर्ट्स हम लोग को, प्रयास हम लोग को क्या क्या देखने को मिल रहा है इंडिया के द्वारा ई वेस्ट को मैनेज करने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ कानून हम लोग को, लॉस हम लोग को देखने को मिले ई वेस्ट को मैनेज करने के लिए इंडिया के अंदर 2011 से ही, जिसमें मैंडेट कर दिया गया है कि सिर्फ और सिर्फ ऑथोराइज्ड डिसमेंटलर्स होंगे और रिसाइकलर्स होंगे जो कि ई वेस्ट को कलेक्ट करेंगे। बट अभी भी इनफॉर्मल तरीके से ई वेस्ट का कलेक्शन हो रहा है, राइट, अनऑर्गेनाइज तरीके से कलेक्शन हो रहा है, जो कि काफी ज्यादा रिस्की है उन लोगों के लिए जो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। उनको कुछ चंद पैसों के कारण उनकी लाइफ में वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो आ जाती हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये वाला रूल जो है वो लेकर आई, हम लोग को देखने को मिला 2016 का ये रूल हम लोग को देखने को मिला। 21 से भी ज्यादा प्रोडक्ट शेड्यूल 1 के अंदर इंक्लूड किए गए इस रूल के तहत। इसके अंदर CFL को इंक्लूड किया गया और भी दूसरे मर्कुरी कंटेनिंग लैम्प्स को इंक्लूड किया गया और दूसरे इक्विपमेंट्स को जो है वो इंक्लूड किया गया, यानी कि उससे रिलेटेड रूल्स बनाए गए कि किस प्रकार से इसको डिसमेंटल करना है, मैनेज करना है, कलेक्ट करना है, राइट। एंड पहली बार हमें देखने को मिला कि रूल जो है वो प्रोड्यूसर के लिए लाया गया, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कोई बताएगा नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर, उसके बारे में पहले पढ़ा चुका हूं मैं, पॉज करके बताया करो, ठीक है, आंसर दिया करो। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब, जैसे कि एक कंपनी है, ये कंपनी मोबाइल मैन्युफैक्चर करती है, तो ये जो मैन्युफैक्चर करके मार्केट में जो भेज रही है, तो यही इसको कलेक्ट करेगी और रिसाइकिल करेगी, तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, किसके ऊपर, प्रोड्यूसर के ऊपर, राइट। उनको टारगेट्स दिए जाते हैं और प्रोड्यूसर जो है उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया कि वो कलेक्ट करें ई वेस्ट को, राइट, एक्सचेंज के लिए। जैसे कई बार आप देखते होंगे मोबाइल फोन कंपनीज में डायरेक्ट एक्सचेंज होता है, वो इसी पर्टिकुलर स्कीम के तहत, इसी नियम के तहत हम लोग को देखने को मिलता है। काफी सारे प्रोड्यूसर जो हैं, दे हैव सेपरेट प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, उनके पास एक अलग प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाया हुआ है, यानी कि एक अलग ब्रांच बनाई हुई है जो कि सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करेगी, वो कलेक्शन और रिसाइकलिंग के ऊपर, और इंश्योर करेगी ई वेस्ट के कलेक्शन को एज वेल एज उसके हेल्दी डिस्पोजल को, सेफ डिस्पोजल को, जो एनवायरमेंटली हेल्दी हो। साथ ही साथ एक डिपॉजिट रिफंड स्कीम भी हम लोग को देखने को मिलती है जो इंट्रोड्यूस की गई है, राइट, एक एडिशनल इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर, जहां पर प्रोड्यूसर जो है वो चार्ज करते हैं एक एडिशनल अमाउंट, राइट, एज अ डिपॉजिट के तौर पर एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। बहुत ध्यान से समझिए, डिपॉजिट रिफंड स्कीम जो है ये इंट्रोड्यूस हुई है, इसमें हमें देखने को मिलता है कि प्रोड्यूसर एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो चार्ज करता है डिपॉजिट के तौर पर सेल्स के समय इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के, और ये अमाउंट रिटर्न हो जाता है कंज्यूमर को इंटरेस्ट के साथ, अलोंग विद इंटरेस्ट ऑल्सो, जब उस इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल जो है वो एंड हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है, वो किसी काम का बचता नहीं, सिर्फ लोग उसको फेंकते हैं, और जब वो उसे रिटर्न करते हैं तो ये पैसा जो है वो उनके पास आ जाता है। तो ऐसी भी चीजें, बट हाँ इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है, इन सब चीजों को पॉपुलर करने की हमें आवश्यकता है, और इसके बारे में इवन लोगों को नॉलेज भी नहीं है। ऐसी काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इस प्रकार की स्कीम जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, बट नहीं है लोगों को नॉलेज। द रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स हैज बीन ऑल्सो इंट्रोड्यूस, स्टेट गवर्नमेंट भी अब इन्वॉल्व हो गई है ये इंश्योर करने के लिए सेफ्टी, हेल्थ और स्किल्स डेवलप किया जाता है वर्कर्स की, वर्कर्स को स्किल प्रोवाइड किए जाते हैं कि वो सेफ तरीके से कलेक्ट करें, डिस्पोज करें इस प्रकार के ई वेस्ट को, जब भी वो डिसमेंटलिंग कर रहे हैं, रिसाइकलिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, तो सेफ करें, सेफ तरीके से करें, जैसे कि उनकी हेल्थ जो है उस पर इम्पैक्ट ना पड़े। प्रोविजन एक पेनाल्टी का भी लाया गया कि अगर इस रूल्स का उल्लंघन किया जाएगा तो सामने वाले के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। और अर्बन लोकल बॉडीज, म्युनिसिपल कमेटी, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इनको ये टास्क असाइन किया गया, राइट, कि कलेक्ट करने की ड्यूटी इनको दी गई, राइट। और जो भी ऑर्फन प्रोडक्ट्स हम लोग को जो देखने को मिलते हैं, यानी कि ऐसी टूटे फूटे इधर उधर के मतलब जिसके टुकड़े वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उसको ये चैनलाइज करें, एक जगह पर जो है वो रखें, राइट, और ये प्रोवाइड करें किसको, ऑथोराइज डिसमेंटलर्स को या रिसाइकलर्स को। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। अब देखिए क्वेश्चन आएगा बासेल कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, तो आपको ध्यान में रखना है, इसमें टारगेट किया जाता है कि हजार्डस वेस्ट जितने भी इस प्रकार के हम लोग को देखने को मिलते हैं, खतरनाक कचरे वगैरह जो वेस्टेज हम लोग को देखने को मिलता है, हजार्डस होता है, तो उसके मूवमेंट को, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट को ये रिस्ट्रिक्ट करता है, कंट्रोल करता है, राइट, ट्रैक करता है बासेल कन्वेंशन। तो कहा जा रहा है कि इस प्रकार के हजार्डस
जो वेस्ट वगैरह होते हैं उनका जो मूवमेंट होता है, उनकी जो डंपिंग होती है, कई बार आप देखते होंगे काफ़ी सारी कंट्रीज जो होती हैं हजार्डस वेस्ट को ओशियन में डंप कर देती हैं, वो भी बिल्कुल इलीगल तरीके से, राइट। कई बार उसकी ट्रैफिकिंग हम लोग को देखने को मिलता है, मतलब इलीगल ट्रैफिक होता है उसका। कई बार क्या होता है, ये सब वेस्ट जो है वो चुपचाप जो है वो ले जाया जाता है और कई बार डंप कर दिया, तो वो बिल्कुल नहीं करना है, इस पर जो है वो रोक लगानी, कंट्रोल करना है। तो 2002 से इसकी जो है वो फाइनली शुरुआत हो गई थी। इसने ई वेस्ट को भी जो है एड्रेस करना शुरू कर दिया था, यानी कि हजार्डस वेस्ट के अंदर ई वेस्ट के मैनेजमेंट को भी जो है शामिल कर लिया था, क्योंकि वो भी एनवायरमेंटली बहुत ज़्यादा, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी ना, बहुत अनहेल्दी है। एंड मोबाइल फोन पार्टनरशिप इनिशिएटिव भी एक सामने आया, ये अडॉप्ट किया गया था छठी मीटिंग में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की, बासिल कन्वेंशन की, राइट, मोबाइल फोन्स पार्टनरशिप इनिशिएटिव। फिर एक नायरोबी डिक्लेरेशन भी इसी से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के मैनेजमेंट को जो है वो बेहतर तरीके से हमें करना है, राइट। और डिसीजन जो है 9/6 का वो अडॉप्ट किया गया था बाय 9th मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसने मैंडेट दिया सेक्रेटेरिएट को कि सेक्रेटेरिएट इंप्लीमेंट करे, प्लान्स लेकर आए, राइट, कि एनवायरमेंट तरीके से, मतलब एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट जो है वो ई वेस्ट का करना है, कि एनवायरमेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से ई वेस्ट का जो है मैनेजमेंट करना है। और रॉटरडैम कन्वेंशन एक 2004 का हमें देखने को मिलता है। तो ये कन्वेंशन टारगेट किसके ऊपर करता है, ये प्रमोट करता है कि एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन थ्रू प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट अमंग पार्टीज, पार्टीज के बीच में इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहो, हजार्डस वेस्ट से रिलेटेड, उनके होने वाले नुकसान से रिलेटेड, केमिकल से रिलेटेड, पेस्टिसाइड से रिलेटेड, राइट। तो ये सब चीज़ जो एक्सपोर्ट होती है, इम्पोर्ट होती है, उनके बारे में प्रॉपर जानकारी जो है वो होनी चाहिए एक दूसरी कंट्रीज को। तो ये चीज़ है पूरी। तो काफ़ी अच्छा टॉपिक था और काफ़ी कुछ काम की चीज़ आपको मिली है इसमें। इसके मैं उम्मीद करता हूँ आपने शॉर्ट नोट्स डेफिनेटली जो है बना लिए होंगे क्विक रिवीजन के लिए। बाकी अगर आपके पास इसकी मैगजीन आती है तो आपको नोट्स बनाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, अगर आप पीडीएफ पेड पैकेज में इनरोल्ड हो इसकी मैगजीन के लिए, बस उसमें आपको सिर्फ हाईलाइट करते चलना है, राइट। वो कब, जब आपको मंथ के एंड में, यानी जैसे ही मंथ खत्म होता है उसके 3-4 दिन में जब मैगजीन आती है ना, तब वो काम करना है। मुझे अभी भी स्टूडेंट, कुछ नए स्टूडेंट पूछते हैं कि सर किस प्रकार से हम लोग काम करें जैसे कि हमें ये करंट अफेयर्स याद रहे। आपको क्या करना है, जिस दिन आप पढ़ रहे हो, जिस दिन मैं आपको ये लेक्चर पढ़ा हूँ, रात में सोने से पहले उसी दिन मैं क्या करता हूँ, सभी स्टूडेंट्स को जो पीडीएफ पेड पैकेज में एनरोल्ड रहते हैं उनको लेक्चर की पीडीएफ, ये जो अभी आप देख रहे हैं ये वाली पीडीएफ तो मिलती है, प्लस उनको एक प्रिंट फ्रेंडली हैंडआउट्स भी दिया जाता है। हैंडआउट, प्रिंट फ्रेंडली हैंडआउट, आप जिसका प्रिंट आउट करा सकते हैं, जो कि बहुत मुश्किल 2-3 पेज का होता है, 2-3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, राइट। इंग्लिश हिंदी मिला के मेरे ख्याल से कई बार 7-8-10 पेज का होता है, उससे ज़्यादा का नहीं हो पाता है वो, कभी कभी ज़्यादा न्यूज़ है तो हो गया। तो उसमें क्या रहता है, उसको आप प्रिंट आउट करा सकते हैं। बट अगर जिनको प्रिंट आउट नहीं भी कराना है तो आप हैंड आउट से चीज़ों को रिवाइज करें, राइट। हैंड आउट से रात में सोने से पहले वो चीज़ को, जो भी न्यूज़ आती है, जो भी मैं आपको डेली पढ़ाता हूँ, सुबह पढ़ने के बाद रात में रिवाइज कर लें। फिर आपको क्या करना है, मैं आपको देता हूँ आप पीडीएफ पेड पैकेज के अंदर पीडीएफ कंपाइलेशन प्रोवाइड कराता हूँ। ये वीकेंड पे आपको मिलता है, यानी कि ये संडे की रात तक या मंडे को कई बार जो है वो हो जाता है, राइट। तो बट संडे मंडे को जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें पूरे हफ्ते की ये वाली पीडीएफ जो अभी आप देख रहे हैं ये जो स्क्रीन पर, तो ये पूरी पीडीएफ का एक कंपाइलेशन होता है, यानी कि एक ही फाइल में पूरी की पूरी पीडीएफ पूरे हफ्ते की आपको दे दी जाती है, जिससे कि आप फटाफट स्क्रॉल करते चलें, क्योंकि आप स्क्रॉल करते चलेंगे, फोटो दिखती रहेगी आपको, कुछ कुछ चीज़ें दिखती रहेगी, आपको याद आता रहेगा मैंने कहाँ पर किस प्रकार की मार्किंग करी थी, तुरंत एकदम दिमाग में रिकॉल हो जाएगी। तो उसको आप क्विकली जो है अपने आंखों के सामने से निकालें, तो उससे क्या होगा, आपका दूसरा रिवीजन हो जाएगा, सेकंड टाइम। फिर आप क्या करेंगे, थर्ड टाइम रिवीजन, जिस समय आपको मैगजीन दी जाती है उस समय आप पढ़ लो, तो ये होगा आपका थर्ड टाइम रिवीजन। इस प्रकार से एक टॉपिक को आप अगर टेक्निकली 4 बार पढ़ें, टेक्निकली 4 बार कैसे, एक बार तो मैं पढ़ाता ही हूँ सुबह, फिर आपने शाम में रिवाइज कर लिया, फिर आपने जो है वो वीकली रिवाइज कर लिया, फिर आपने मंथली रिवाइज कर लिया, तो ऐसे करके आप 4 बार एक टॉपिक को पढ़ लेंगे तो आप वो टॉपिक को भूलेंगे नहीं। प्रीलिम्स में जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो आप उसको मार्क कर देंगे, मेंस में आपके पास पॉइंट्स याद रहेंगे आपको, तो वो ये एक प्रैक्टिस है जो आपको करनी पड़ेगी। अब बात करेंगे वर्ल्ड फूड डे के बारे में। वर्ल्ड फूड डे ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 16 अक्टूबर को। इस दिन यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था 1945 में। तो याद रखना क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इसी दिन ये गठन हुआ था इस चीज का। और थीम जो है वर्ल्ड फूड डे की इस साल की वो क्या है, अवर एक्शंस आर आर फ्यूचर, बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर एनवायरमेंट, अ बेटर लाइफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करें वर्ल्ड फूड डे की, तो ये 1979 में एस्टैब्लिश हुआ था पहली बार, एंड एज सजेस्टेड बाय फॉर्मर हंगेरियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड डॉक्टर पाल रोमानी, इट ग्रेजुअली बिकेम अ वे टू राइज अवेयरनेस अबाउट हंगर, मालन्यूट्रिशन, सस्टेनेबिलिटी एंड फूड प्रोडक्शन। तो 1979 में स्थापित किया गया था, जैसा कि हंगरी के पूर्व कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर पाल रोमानी ने सुझाव दिया था। इन्होंने रिकमेंड किया था कि धीरे धीरे भूख मतलब को खत्म करना, अवेयरनेस क्रिएट करना हंगर से रिलेटेड,
माल न्यूट्रिशन, कुपोषण से जो है वो रिलेटेड, सस्टेनेबिलिटी मतलब कि यही हमें देखने को मिलता है कि स्थिरता से रिलेटेड, और फूड प्रोडक्शन, राइट, कि फूड के प्रोडक्शन को जो है वो बढ़ाना है। तो इसके बारे में जो है वो अवेयरनेस को क्रिएट करने के पर्पस के लिए ये चीज़ जो है वो सामने आई थी, राइट। तो इस चीज़ के बारे में जो है वो दबाव दिया था और पूरी दुनिया भर में अवेयरनेस करना जो है वो शुरू कर दिया। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी हम लोग को यूएन की देखने को मिलती है, जो कि मेनली टारगेट करती है पूरे दुनिया भर में से भूखमरी को खत्म करने के ऊपर। इसका हेडक्वार्टर हम लोग को रोम इटली में देखने को मिलता है। 1945 16 अक्टूबर को इसका गठन हुआ था। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो क्या है कि फूड सिक्योरिटी को अचीव करना सभी के लिए, और इंश्योर करना कि सभी लोग को रेगुलर एक्सेस जो है वो मिलता रहे हाई क्वालिटी फूड का, जिसके चलते वो एक एक्टिव हेल्दी लाइफ जो है वो कंटिन्यू कर सकें। और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और प्रोग्राम्स हम लोग को क्या क्या देखने को मिलती है इसकी, तो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, ये एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। हर 2 साल में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट की ये रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिलती है। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिएट किया है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन 1961 को। तो ये टॉपिक भी पहले मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, जिसके चलते ये फूड स्टैंडर्ड्स वगैरह को डेवलप करती है, गाइडलाइंस डेवलप करती है और टेक्स्ट वगैरह जो है वो डेवलप करता है ये पर्टिकुलर कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। 1996 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो थी, इसने ऑर्गेनाइज किया था वर्ल्ड फूड समिट को, और ये समिट के अंदर हमें देखने को मिलता है रोम डिक्लेरेशन को साइन किया गया था, यानी कि समिट कंक्लूडेड विद द रोम डिक्लेरेशन। तो समिट जैसे ही जब ये हुई थी तो उसके एंड में रोम डिक्लेरेशन जो है वो हुआ था, जिसने स्टैब्लिश किए थे गोल्स कि हमें जो भी लोग भूखमरी से पीड़ित हैं, जितनी भी लोग, यानी कि 1996 के दौरान जो भूखमरी से पीड़ित हैं, तो 2015 तक आते आते हम लोग को 50% पीड़ित की संख्या को जो है वो कम कर देना, यानी कि पूरे दुनिया भर का ये गोल जो है वो डिसाइड उन्होंने किया था। फिर 1997 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने टेली फूड लॉन्च किया था, जो कि एक कैंपेन था, राइट, कंसर्ट्स, स्पोर्टिंग इवेंट्स का और दूसरी एक्टिविटीज का, कि जिसके चलते मीडिया की पावर, सेलिब्रिटीज के थ्रू हम लोग जो है वो हंगर को फाइट करने के लिए अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करें सिटीजन्स के बीच में। फिर फूड एंड एग्रीकल्चर गुडविल एम्बेसडर्स प्रोग्राम भी हमें देखने को मिलता है। 1999 में इसकी जो है वो शुरुआत होती है। मेन पर्पस ये इस प्रोग्राम का ये था कि पब्लिक और मीडिया अटेंशन को अट्रैक्ट करना, कि जिसके चलते कुछ नहीं तो 1 बिलियन लोग जो है जो हमें देखने को मिलते हैं कि जो हंगर, क्रॉनिक हंगर यानी कि लंबे समय तक भूखमरी से वो पीड़ित है, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम से पीड़ित है, राइट। तो इन सब जो प्रॉब्लम से जो लोग पीड़ित हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उनके बारे में मतलब ध्यान खींचने के लिए, राइट, किसका, पब्लिक फिगर्स का, इवन जैसे हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज है उनका फोकस करने के लिए ये चीज जो है वो सामने लाई गई थी। ये वाला इस प्रकार का प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया था। और 2004 में राइट टू फूड गाइडलाइन जो है वो अडॉप्ट की गई, राइट, जिसके अंदर हम लोग को गाइडेंस देखने को मिला स्टेट्स के लिए, कंट्रीज के लिए, कि कैसे वो इंप्लीमेंट करें राइट टू फूड के अपने ऑब्लिगेशंस को, राइट, प्रोग्राम्स वगैरह को, पॉलिसीज वगैरह को कैसे लेकर आए। फिर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन या फिर IPPC को 1952 में जो है वो क्रिएट कर दिया। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक डिपॉजिटरी हम लोग को इंटरनेशनल ट्रीटी की देखने को मिल रही है, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर की, जिसे हम लोग प्लांट ट्रीटी भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, प्लांट ट्रीटी जिसके अंदर बहुत सारी चीज, या फिर सीड ट्रीटी, या फिर ITPGRFA, तो ये जो हमें देखने को मिल रही है, तो इसको 29 जून 2004 में लॉन्च कर दिया। यानी कि ये सब जो प्लांट ट्रीटी है ना, तो इसके अंदर एक ही साथ बहुत सारी चीजें जो है वो इंक्लूडेड है, कि कैसे फूड सिक्योरिटी को खत्म करना है, या फूड एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या क्या चीजें होंगी, किस तरीके से हमें ऑपरेट करना है फूड, मतलब ओवरऑल फूड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये पूरी चीज इसके अंदर मेंशन है। और ग्लोबल इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम पार्टनरशिप इनिशिएटिव, ये भी 2002 में लाया गया था वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के दौरान साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में, जो हम लोग को देखने को मिली थी, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, जिसका एक अच्छा आपको आइडिया, एक जानकारी होनी चाहिए थी। बहुत अच्छे पॉइंट्स मिले आज। तमिलनाडु अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम, तो अब इसकी बात करेंगे। अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, अर्बन एरियाज पर, शहरी एरियाज पर लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कराने की ये स्कीम हमें देखने को मिल रही है, राइट। तमिलनाडु सरकार ने ऑर्डर जारी किया है इम्प्लीमेंट करने के लिए अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम को तमिलनाडु के अंदर पायलट बेसिस पर। ये स्कीम मेनली फोकस कर रही है कि लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगी, लाइवलीहुड जो है वो प्रोवाइड कराएगी, राइट, रोजगार के अवसर बढ़ाकर और सार्वजनिक संपत्ति के निर्माण, मतलब कि जॉब अपॉर्चुनिटी इंक्रीज करेगी, राइट, कैसे क्रिएट करके, मेंटेन करके पब्लिक एसेट को। देखो 2 फायदे होंगे इसके। अर्बन एरियाज में आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना है, राइट, उसके लिए चाहिए वर्कर्स, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, और ऑब्वियसली बात है अर्बन एरियाज पर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ज्यादा है,
तो वर्कर्स को जो है वो हायर किया जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जाएगा। अरे देखो, मनरेगा स्कीम के बारे में पता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो देखो तमिलनाडु के अंदर उसका ये अर्बन वर्जन हम लोग को देखने को मिल रहा है, बस दैट्स इट, राइट। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो इस स्कीम के बारे में बात कर लें तो अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो है वो इंप्लीमेंट कर रही है तमिलनाडु सरकार। बिल्कुल वही चीज मैंने आपको बताई, मनरेगा की लाइन पर ये हम लोग को देखने को मिल रही है। तो अर्बन पुअर, जो अर्बन एरियाज में रहने वाले जो गरीब हैं, स्पेशली उनको हेल्प करने के लिए स्कीम जो है वो लाई गई है। दूसरी स्टेट के विरुद्ध या विपरीत, विपरीत होने के विरुद्ध नहीं, अर्बन पॉपुलेशन जो तमिलनाडु के अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है काफी तेजी से बढ़ती जा रही है, और ये 60% जो तमिलनाडु की जो टोटल पॉपुलेशन है 2036 तक उसका 60% हो जाएगा। टोटल ऑफ 4 करोड़ पीपल आर नाउ लिविंग इन अर्बन एरियाज अकाउंटिंग टू 53% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। अभी आज की डेट में 53% जो पॉपुलेशन है, आबादी जो है तमिलनाडु के अंदर, वो अर्बन एरियाज पे रह रही है। बट मैनी ऑफ देम हैड लॉस्ट देयर जॉब्स, काफी लोगों की जॉब्स चली गई हैं कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान, राइट। तो ये एक अच्छा कदम तमिलनाडु की तरफ से हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। और इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इस स्कीम के तहत वर्कर जो है उनको एक्टिविटीज में लगाया जाएगा, जैसे कि वाटर बॉडी को डीसिल्ट जो है वो करना, राइट, गाद निकालने वाली एक्टिविटी में जो है वो लगाया जाएगा। पब्लिक पार्क को मेंटेन करने की एक्टिविटी में या दूसरी प्लेसेस को मेंटेन करने की एक्टिविटी में लोगों को इंक्लूड किया जाएगा। 50% टोटल परसेंटेज इस स्कीम के तहत हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि सिर्फ महिलाओं के लिए जो है वो निर्धारित किया गया है। 50% टोटल परसेंटेज, यानी कि जितनी जॉब्स अलॉट की जाएंगी लोगों को, उसकी 50% जॉब्स जो है महिलाओं को अलॉट करनी है। इस प्रकार से इस चीज को आप समझ सकते हो। वुमेन और मैन, इनको इक्वल पे किया जाएगा, सेम वेजेस हम लोग को देखने को मिलेंगे, सेम स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्क के लिए। और तमिलनाडु अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो है ये किसके ऊपर आधारित हम लोग को देखने को मिल रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी रंगराजन हमारे फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो इनके रिकमेंडेशन के ऊपर आधारित ये स्कीम जो है वो लाई गई है तमिलनाडु के अंदर। मनरेगा के बारे में आपको बताइए, आई डोंट थिंक आपको जो है बताने की आवश्यकता है। आप जानते हैं 2005 में जो है वो उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। राइट टू वर्क को ये गारंटी करती है। एटलीस्ट 100 डेज आपको ध्यान में रखना है। इस पर्टिकुलर जो कानून बोल सकते हो, प्रोग्राम बोल सकते हो, स्कीम बोल सकते हो, उसके तहत 100 डेज की जॉब जो है वो ऑफर की जाती है, गारंटी जॉब जो है वो ऑफर की जाती है रूरल एरियाज में, गांव क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, राइट। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है। और इसके अंदर वही सेम चीज़, पॉन्ड्स, रोड्स, ये सब चीज़ें जो है बनवाई जाती हैं। अर्बन माइग्रेशन को रिड्यूस करने के लिए ये फोकस किया गया, और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो, यानी कि रूरल एरियाज में, गांव क्षेत्र में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके और लोग जो है वो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज पर ना जाए जॉब के लिए। तो इस पर्पस के लिए इस स्कीम को लाया गया था। इसमें एलिजिबिलिटी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो थोड़ा सा ध्यान में रख लो। ये मतलब इसका बेनिफिट जो है वो इंडियन सिटीजन को ही सिर्फ प्रोवाइड किया जाएगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जॉब सीकर 18 साल की उम्र का होना चाहिए जिस समय उसने एप्लीकेशन भरी है। थर्ड पॉइंट, लोकल हाउस होल्ड, यानी कि जिस ग्राम पंचायत में वो एप्लीकेशन दे रहा है वो सदस्य उसी ग्राम पंचायत का होना चाहिए, मतलब कि उसी जो ग्राम पंचायत की जुरिस्डिक्शन का के एरिया का ही वो सदस्य होना चाहिए। एंड वॉलंटियर होना चाहिए अनस्किल्ड लेबर के लिए, यानी कि वो अगर मतलब ये पहले से उसको पता होना चाहिए कि वो इस जॉब में जो आएगा उसमें ईंट पत्थर इसको उठाना पड़ेगा, राइट। अनस्किल्ड वर्क है ये, राइट, लेबर है। तो ये चीज़ है। अब इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो जैसे ही जिस दिन उसने एप्लीकेशन भरी उसके 15 दिन से ये उसका काम शुरू हो जाएगा। बाई चांस उसको काम नहीं भी मिलेगा तो कंपनसेशन तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि मान के चलो 100 डेज की गारंटी जॉब तो उसको मिलना शुरू हो जाएगी 15 दिन के बाद से, राइट। और सोशल ऑडिटिंग क्या भी इसके अंदर है, ऑब्वियस ही बात है, नहीं तो फिर घोटाले को रोकने के लिए, राइट, कि ये स्कीम अकाउंटेबल तरीके से चले, घोटाला नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ऑडिटिंग भी इसकी होती है। ग्राम सभा एक प्रिंसिपल अथॉरिटी हम लोग को देखने को मिलती है, जहां पर जैसे कि लोग हैं गांव में, राइट, रहने वाले जो लोग हैं ये आवाज उठाते हैं अपनी ग्राम सभा के अंदर, राइट, रिगार्डिंग वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू स्कीम या राइट रिलेटेड टू देम इन द स्कीम, यानी कि इस स्कीम में जो वर्कर्स हैं उनको अगर कोई इशू हो रहा है तो यहाँ पर आवाज उठाएंगे वो। इवन जैसे कि कोई वर्कर है या फिर कोई व्यक्ति उसे ज्वाइन करना है वर्कर के तौर पर इस स्कीम के, तो भी वो यहाँ पर आवाज उठाते हैं, फिर उनको गाइड किया जाता है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत ये अप्रूव करती है कि कौन से काम मनरेगा के तहत प्रायोरिटी पे रखे जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि रूरल एरियाज के लिए ये काम जो है वो या फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया जा रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो ही प्रायोरिटी पर जो है उसको वो करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए गाइस, मेंस आंसर राइटिंग का भी अच्छा मैं पहले बता दूं, ये कोर्स अब आज का लेक्चर जो है वो फिनिश हो गया है, राइट, कंप्लीट हो गए पूरे टॉपिक्स। कल के लेक्चर में मैंने कुछ टॉपिक्स जो है वो छोड़ दिए थे, 3 टॉपिक एक्जैक्टली, वो मिल जाएंगे आपको, उसकी टेंशन मत लो। अभी मेरे पास क्या थोड़ा सा टाइम जो है वो मिल नहीं पाया, तो मैं बना नहीं पाया, और आज भी काफ़ी लेट हो गया, बट फिर भी मैंने इसको और थोड़ा स्ट्रेच करके कंप्लीट कर दिया है।
मेंस आंसर राइटिंग का कोर्स जो है वो यूपीएससी पीएससी के लिए अवेलेबल है। अगर आपको मेंस राइटिंग शुरू करनी है तो तुरंत जो है वो शुरू करें। बैच जो है वो इसका शुरू हो चुका है, बट ऐसा नहीं है बैच शुरू हो गया तो आपको जो है पुरानी फाइल्स नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि पुरानी फाइल्स का इवैल्यूएशन नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आप तुरंत जो है वो इस बैच को ज्वाइन करें, राइट। और मेंस आंसर राइटिंग अपनी बढ़िया रखें। और यूपीएससी 2022 के कोर्स के बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी है, तो नीचे कमेंट बॉक्स पर सॉरी नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल्स जो है वो दे रखी है। और ठीक है, फिर अब अपन मिलेंगे कल के लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।